हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। वो ज्ञान जो आपको एग्जाम तक लेके जाएगा, और ऐसा ज्ञान जो आपको हमेशा एग्जाम की तरफ बढ़ाकर आपकी रैंक को सुनिश्चित करता है। वो जो कंटेंट है वो आपको सिर्फ जीएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। दैट द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द प्लेटफॉर्म नेम इज जीएनए। स्वागत है आप लोगों का। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आपकी मेहनत आपके परिणाम में दिखेगी। परिणाम आपकी मेहनत को दर्शाएगा, इसलिए परिणाम आने से पहले मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा, जिससे बाद में कहने का मौका मिले कि थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते, कुछ और रास्ते पर सही रह लेते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग आपके लिए तैयार हैं। अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है हम लोग कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहा था वीकली आया करूँगा, तो मैं आ रहा हूँ वीकली। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चरण स्पर्श, कुछ बच्चों के मैं नाम ले देता हूँ, ठीक है बच्चे? वैसे सबके नाम आएंगे पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके नाम ले पाऊँ। दीपक, गगन, मनीषा, सोनू, अनीता, अपना राजस्थान, प्रिया, राजकुमार, जेपी, एसएसपी, आरती, आई एम अल्फा, अल्फा, अरबाज, मुकेश, जेपी यादव, ओम पुनिया, ब्रिजेश, मनी, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जिनका मैं नाम ले पाया उनको भी गुड इवनिंग, और जिनका नहीं ले पाया उनको तो है ही गुड इवनिंग, ठीक है बच्चे? तो फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हों, जल्दी जल्दी हम आप चीज़ों को बता सकें। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इन माई लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सम मेथड ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और याद रखिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप समझिएगा चीज़ों को, आपको चीज़ें पक्का समझ में आएंगी। और मैं इसलिए यहाँ नहीं हूँ, यकीन मानिए, कि आपको मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँ जो आती हैं, पर मैं आपको सर जी राधे 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 बेटा, पर मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा जो एग्जाम में आती हैं और जो आपको थोड़ी कम आती हैं। तो मेरी क्लास रूटीन क्लास नहीं होती, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो पहली क्लास में, जिससे पहली क्लास थी, उसमें मैंने ऑक्सीजन के बारे में बात करी थी। उसी ऑक्सीजन को मैं कंटिन्यू करूँगा कि कैसे हम चीज़ों को और अलग तरीके से दे सकते हैं। जिन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं देखी वो देख लीजिएगा। हमने ऑक्सीजन के मेथड के बारे में पढ़ाई करी थी, ठीक है बच्चे? कोलकाता, ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू, सीएनसी आई, वेरी नाइस। क्लियर बच्चों? चलो अब हम बात करते हैं, कहाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे? सबसे पहली बात हम बात करेंगे, अगला वाला कौन सा मेथड है। अगला जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, गुड इवनिंग। स्मार्ट लग रहे हो भाई। स्मार्ट लगना क्या होता है? हूँ मैं बे, लगते हुए जो होते नहीं है, मैं हूँ। जस्ट किडिंग, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हाँ बच्चे, चलें आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है बच्चे? बी एम नहीं, वी बी एम, यही नाम है ना? हाँ, बी बी एम। अपने का इसका पूरा नाम क्या होता है सर? दैट इज द बैग बाल्ब मास्क। क्या होता है? बैग वॉल्व मास्क, वॉल मास्क। तो इस मेथड से द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। मैंने कहा इस मेथड से ऑक्सीजन दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि इस मेथड से कैसे ऑक्सीजन दी जाती है। थोड़ा समझिएगा, मुझे पता है आपको चीज़ें आती हैं, पर यकीन मानिएगा मैं जो पढ़ाता हूँ हो सकता है उसमें से बहुत चीज़ें आपको नहीं आती हो। ये मेथड कैसा होता है, सबसे पहले इस मेथड को देख लेते हैं। आपने कहा इसके अंदर मुझे क्या क्या दिख रहा है, मैंने कहा आप देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ दिख रही है। इसमें मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा उसको बहुत ढंग से पढ़िएगा। देखो चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले ये होता है दिस वन इज द डिवाइस। इसे कहते हैं बैग वॉल्व मास्क डिवाइस। क्लियर है बच्चे? ठीक है, इसको हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं एक किससे? मास्क के साथ। किससे कनेक्ट करते हैं? मास्क के साथ। और ये जो है ये होती है सेल्फ इन्फ्लेटेड। ये अपने आप फूल सकती है, दबाने के बाद छोड़ते हैं तो अपने आप फूल जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेल्फ इन्फ्लेटिंग। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, इसे कहते हैं सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। मैंने कहा ओके। ये जो इससे कनेक्टेड है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिजर्वॉयर। अब ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो किसको जाती है? ऑक्सीजन सप्लाई जाती है रिजर्वॉयर को। क्लियर है? रिजर्वॉयर कनेक्ट होता है बैग के साथ, बैग को किया जाता है कंप्रेस। तो इसमें सबसे पहले इस रिजर्वॉयर से ऑक्सीजन फील्ड की जाती है। याद रखिएगा, इसे पेशेंट से कनेक्ट करने से पहले, इसे पेशेंट के साथ कनेक्ट करने से पहले इस रिजर्वॉयर को ऑक्सीजन से भर दिया जाता है। उसके बाद फिर इस बैग को कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो इस मास्क के द्वारा पेशेंट को डिलीवर्ड हो जाती है। समझ आ रहा है? तो पहले रिजर्वॉयर को फिल किया जाएगा, फिर बैग को दबाया जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो सके किसको? पेशेंट को। क्वेश्चन ये है कि सर यहां से ऑक्सीजन यूं जाती है, पर जब इसको दबाएंगे बैग को तो वापस अंदर आ जाएगी। नहीं, इधर जो होते हैं वो वन वे वॉल्व होता है। कैसा वॉल्व होता है? वन वे वॉल्व। और यहां भी कैसा होता है? वन वे वॉल्व। यानी जो ऑक्सीजन यहां से यूं जा रही है वो वापस नहीं आ सकती, और जो यूं जा रही है ये भी वापस नहीं आ सकती। मतलब दोनों रास्ते में क्या होते हैं? वन वे वॉल्व होते हैं। आपने कहा ऐसा है? मैंने कहा, आपने कहा सर वन वे वॉल्व अगर यहां ना होते तो क्या होता? अगर वन वे वॉल्व यहां ना होते तो पेशेंट उसी एयर को वापस लेता जो उसने एक्सहेल की है, तो वो रीब्रीदिंग कर लेता एक्सहेल्ड एयर का। इसलिए दोनों तरफ वन वे वाल्व होना जरूरी है। तो सर इससे क्या कनेक्टेड है? इसे कहते हैं ऑक्सीजन ट्यूब। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ट्यूब यहां पे कनेक्टेड होता है। मैं थोड़ा साफ कर देता हूं जिससे कि आपको दिखे। ये वाला जो दिख रहा है ना यहां से, हाँ अब आपको दिखेगा। तो ये जो है ये है बच्चे क्या, ये है ऑक्सीजन ट्यूबिंग। क्या है ये? ऑक्सीजन ट्यूबिंग। मैंने कहा ऑक्सीजन ट्यूबिंग से क्या देते हैं हम लोग? इस ऑक्सीजन ट्यूबिंग से क्या दिया जाता है? इससे ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? कनेक्ट होता है। और इससे जो ऑक्सीजन दी जाती है वो 10 से 15 लीटर पर मिनट दी जाती है। किसमें दी जाती है? रिजर्वॉयर में दी जाती है। किसमें जाती है? रिजर्वॉयर में। आपने कहा सर जो रिजर्वॉयर है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन डिलीवर करता है? तो रिजर्वॉयर का जो FiO2 फ्रैक्शनल ऑक्सीजन होता है वो लगभग 100% होता है। याद रखिएगा। आपने कहा इतनी सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछ सकता है, 100% पूछेगा।
इतनी सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछेगा। सर आपकी वजह से मुझे एम्स रायपुर मिला है, गॉड ब्लेस यू बच्चे। क्लियर बच्चे? सिलेक्शन वाला बैच कब आ रहा है? बहुत जल्दी, नेक्स्ट ईयर। और इतना तवाड़ तोड़ाएगा, ऐसा बैच आएगा जो न इतिहास में किसी ने देखा होगा न किसी ने सुना होगा। इतनी शानदार प्लानिंग चल रही है, आप देखिएगा। सर आपकी कृपा से मेरा AMU अलीगढ़ में सिलेक्शन हो गया है, जैसे ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा मैं तुरंत आपको भेजूंगा। गॉड ब्लेस यू बच्चे। क्या इतना आपको समझ आ गया? हेलो, हाँ अब आ रही है, हाँ आवाज़ आ रही है। अरे बस 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 बस, अरे हाँ हाँ समझ गए। तो अब याद रखिएगा हम जो, अरे बस हाँ, आ गई आ गई आ गई आ गई। जब आती है तब तो वैल्यू नहीं करते, जब नहीं आती तो और सर आवाज़ नहीं आ रही है, मर गए हम लोग, कहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं है। अब आ रही है ना? हम्म, आ गई ना सर? हाँ ठीक, थैंक यू। चलो हाँ हाँ, कहाँ जाएगी? आ गई आ गई। अपने को छोड़ थोड़ी जाएगी, अपने साथ रहना है हमेशा इसको। ना क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो। तो नर्सिंग केयर क्या है? इस मेथड के दौरान हमको क्या चीज करना है? सबसे पहले हमको चेक इक्विपमेंट फंक्शन। हमको पहले ये देखना है कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चेक इक्विपमेंट फंक्शन, हाँ या ना? पहली चीज आपको ये देखनी है कि जो इक्विपमेंट आप काम में ले रहे हो वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे बैग रिकॉयल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वॉल्व काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन सही है कि नहीं है, ये चीज आपको चेक करनी है। दोबारा बोल रहा हूँ, वॉल्व जो बैग है वो वापस से रिकॉयल होता है कि नहीं होता है, जो वन वे वॉल्व लगे हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन जो है ट्यूबिंग के प्रॉपर हुए हैं कि नहीं हुए, ये सारी चीजें आपको देखनी है इसके अंदर। अरे हाँ ना बच्चे? इसके बाद और क्या देखना है? अटैच ऑक्सीजन एंड इन्फ्लेटेड रिजर्वायर बिफोर द प्लेसिंग। याद रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अटैच कर दीजिएगा किसको? ऑक्सीजन को। किसके साथ? रिजर्वायर के साथ। किसके साथ? रिजर्वायर के साथ। कब? प्रायर टू ऑक्सीजन टू क्लाइंट। क्लाइंट को ऑक्सीजन देने से पहले, क्लाइंट को ऑक्सीजन देने से पहले आप रिजर्वायर से ऑक्सीजन के सोर्स को जोड़ दीजिएगा। मैंने कहा टाइट सील, अच्छे से फेस मास्क को पकड़िए, तब आप बैग को दबाइएगा। लूज रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर पुअर सील है, अगर सील अच्छे से नहीं कर रखा आपने उस मेथड को, तो याद रखिएगा इनइफेक्टिव वेंटिलेशन होगा। क्या होगा? इनइफेक्टिव वेंटिलेशन होगा। इनइफेक्टिव वेंटिलेशन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इफेक्ट नहीं आएगा जिस पर्पज के साथ आपने ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की है। आपने कहा सर एक बात बताओ, कितनी ब्रीथ देंगे आप? कितनी बार ब्रीथ करोगे? कितने समय समय पे करोगे? हम तो ऐसे मजे करते रहेंगे, बोलो मजा आ रहा है सर। ऐसा मजा नहीं लेना है, काउंट करके आपको ब्रीथ देनी है। क्वेश्चन है कितनी ब्रीथ देनी है? एडल्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो आपको एक ब्रीथ देनी है। एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो इस मेथड से आपको एक ब्रीथ देनी है एवरी कितने के अंदर? 5 to 6 सेकंड के अंदर। हर 5 से 6 सेकंड में आपको एक ब्रीथ देनी है, यानी लगभग आपको 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट दी जानी है। हाँ या ना? किस मेथड से दादा? इसी मेथड से। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। पर अगर मैं बात करूं इन्फेंट की या मैं बात करूं बच्चे की, तो बच्चे और इन्फेंट में थोड़ा सा चीज अलग हो जाएंगी, उनमें ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। तो उसमें एक ब्रीथ हम देते हैं, और एक ब्रीथ देते हैं हर 3 से 5 सेकंड में दी जाती है एक ब्रीथ। तो थोड़े बच्चों में थोड़ा जल्दी कर देते हैं, एडल्ट में थोड़ा लेट करते हैं, पर देते हैं हम दोनों में। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद और हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो ऑब्जर्व द चेस्ट। आप चेस्ट को ऑब्जर्व करिए, ये देखिए चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेस्ट का राइज चेक करना बहुत जरूरी है, तभी पता पड़ेगा मेथड जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो चेस्ट रेज हो रहा है तो मेथड इफेक्टिव है, और चेस्ट अगर रेज नहीं हो रहा है तो मेथड इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है बच्चे? और बताइए और क्या करना है? अवॉइड करना है आपको। क्या अवॉइड करना है? एक्सेसिव फोर्स और वॉल्यूम। जोर से नहीं दबाना है, ऐसे फील नहीं लेना है, वो बैग है, समझ में आ रहा है ना? तो एक्सेसिव, अवॉइड एक्सेसिव
एक्सेसिव आपको फोर्स नहीं लगाना, ना उसमें एक्सेसिव वॉल्यूम को पुश करना है, तो ना तो वॉल्यूम को पुश करना है एक्सेसिव, ना फोर्स लगाना है। अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है कि एस्पिरेट कर जाए। आपने कहा ये क्या बीमारी है? देखो बहुत सी चीजें तुम समझोगे नहीं, मैं तुम्हें कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आपने नाम सुना होगा गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। सुना है क्या किसी ने? गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो ऐसी बात है, मैं यहां हूं तो मैं आपको नॉर्थ सेट के लिए पढ़ा रहा हूं, यकीन मानिए कि मैं सीएचओ वाला आदमी हूं नहीं, वैसे सीएचओ भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, पर फिर भी देखो मेरा जो है कंटेंट है वो आपको एक ऐसा दुनिया का एग्जाम नहीं जिसमें वो काम ना आए, और आपको बहुत सी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। तो आपने कहा सर ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन क्या होता है। तो गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन का मतलब बच्चे क्या होता है, ध्यान सुनिएगा कि अगर मैं जो मैं प्रेशर लगा रहा हूं, वो प्रेशर लगा रहा हूं लंग्स में एयर डालने के लिए। किसमें लगा रहा हूं? लंग्स में एयर को पुश करने के लिए। अगर वो लंग्स में एयर जाने में प्रॉब्लम हो रही है और मैंने फोर्स ज्यादा लगा दिया, अगर लंग्स में एयर भेजने वाला फोर्स कार्डिक स्पिंचर के फोर्स से ज्यादा है, अगर लंग्स में ऑक्सीजन भेजे जाने वाले ऑक्सीजन का फोर्स कार्डिक स्पिंचर के फोर्स से ज्यादा है, प्रेशर से ज्यादा जिसमें वो खुलता है, तो लंग्स में एयर जाने से पहले वो एयर कहां चली जाएगी? स्टमक में चली जाएगी, और स्टमक में जाएगी तो फूल जाएगा स्टमक, और फूल गया स्टमक, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। तुम समझ रहे हो भाई की चीज? आपको लग रहा हो हल्के में, नहीं रे, बात समझिए। नॉर्मल बैग से हवा देते समय चेस्ट में स्टमक नहीं खुलता, कार्डिक स्पिंचर नहीं खुलता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है। पर अगर लंग्स में ऑक्सीजन भेजने के लिए जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इतने जोर में, तो कार्डिक स्पिंचर खुल जाएगा। जितने जोर में ऑक्सीजन नहीं जा रही किसके अंदर? लंग्स के अंदर, तो लंग्स में ऑक्सीजन गई नहीं, फोर्स लगा दिया ज्यादा, तो कार्डिक स्पिंचर हो गया ओपन, और कार्डिक स्पिंचर हो गया ओपन तो हवा भर गई किसमें? स्टमक में, और हवा भर गई स्टमक में। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इसे कहते हैं गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वेरी गुड, चलें आगे। चलो, क्लियर? जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाक से इस काम को करिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? नहीं बेटा समर खान, मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सीआरएस, इस एग्जाम का नाम ही नहीं सुना, मैं इंपॉर्टेंट कहां से बताऊं? अंकुश राजपूत, गॉड ब्लेस यू बेटा। आज पता चला गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। कोई बात नहीं बच्चे, हम बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं। इसमें रोज वाला नहीं हूं ना, रोज आता तो मैं आपको वही पढ़ाता, प्लेसेंटा प्रीविया। चलिए बच्चे, अगर इस मेथड से वेंटिलेशन इनइफेक्टिव है तो हम क्या करें? ये बड़ा बढ़िया सवाल आता है कि सर मैंने पूरी मेहनत करके देख ली, पर वो मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए था, तो इनइफेक्टिव रहा क्या? वेंटिलेशन। तो अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, वो पूछ रहा है। तो अगर इतनी मेहनत के बाद भी वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए, तो सबसे पहले नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप रिपोजिशन करिए। किसको रिपोजिशन करिए? हेड को। मेरी बात सुन लीजिएगा, डायरेक्ट धक्के मत चला जाना। डॉक्टर को बुला रहा हूँ क्या? इतना नहीं है, तू काम कर रहा है, कुछ तो काम कर ले, सैलरी ले रहा है। रिपोजिशन करिएगा हेड का। मैंने कहा सर हम कैसे करें? मैंने कहा हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट हमें करना चाहिए। इफ अगर आपको लग रहा है कि गर्दन को उठाए इधर उधर नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है? हेड को तो टिल्ट करना है। हेड तो क्या होना चाहिए? टिल्ट, हाँ या ना? और चिन क्या होनी चाहिए? लिफ्ट। ऐसे करके आप उस एयरवे को ओपन कर सकते हो, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही, कहीं तो रुकावट है। मैंने कहा ठीक है, चलो कर लिया। और बताओ सर, रिच चेक एक बार दोबारा चेक करिए। अब क्या चेक करना है? मैंने कहा मास को चेक करिए और उसकी सील को चेक करिए। ऐसा नहीं मैं हवा दे रहा हूँ साइड से लीक कर रहा हूँ। हाँ चलो देख लेते हैं। और बताइए सर और क्या करना है? रीअसेस एयरवे पेटेंसी। दोबारा चेक करिए एयरवे की पेटेंसी, कि एयरवे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन तो लेके नहीं बैठा है, इसलिए हवा अंदर नहीं जा रही हो, और हवा अंदर नहीं जा रही तो असर नहीं आ रहा है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कब? जब आप इतनी मेहनत के बाद भी सब चीजें नहीं कर पा रहे हो। बोलो आज की आनंद कीजिए, आपको समझ आया कि नहीं आया? फैक्ट बिल्कुल सब भाई, कुछ भी कहो, आपके पढ़ाने का अंदाज और दूसरा ड्रेसिंग स्टाइल दोनों ही जोरदार है। अरे हाँ, मतलब एक मैं, तूने फिर भी ठीक कहा कौशल। एक मैं पता नहीं कौन कह रहा था, यार पता नहीं पीडिया वाला कैसे कपड़े पहनता है, मैच ही नहीं करते हैं। तो मैं बोला मैं मैच करने कपड़े नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पहनता, और मैं जो पहनता वो मैच कर जाता है, और नहीं भी करता तो फैशन है। हाँ सुधांशु बेटा, सब बेस्ट है। गुड इवनिंग नैमी सर का स्वागत करेंगे सब लोग। फंडामेंटल किंग आप सबके सामने हाजिर हैं। गोपाल राज प्रजापति न्यू दिल्ली अलर्ट हुआ है, गॉड ब्लेस यू बच्चे। चलो, अब आ गया है समझ में तो हमको भी समझा दीजिए। देखो अकेले अकेले नहीं समझेंगे, अगर समझ में आया है तो फिर सब मिलकर समझेंगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम समझ गए और मुझे नहीं समझाओ, मैं भी तो चेक करूं कि तुम्हें समझ आया है या समझ में नहीं आया। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे फटाक से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। करो फटाफट क्वेश्चन को।
अगर आपने क्लास को ढंग से सुना होगा तो आप आंसर कर दोगे। देखो बेहतरीन तरीके से आंसर आने लगे भैया। ऐसे थोड़ी होता है, तैयारी पूरी करा रहा, विकास एम्स बठिंडा मिला है बेटा, गॉड ब्लेस यू, जीता रहे। तुम सबके सिलेक्शन होंगे। अगर मैं नहीं करा पाया ना, सिलेक्शन होगा तुम्हारा, करा भी नहीं पाएगा। सिलेक्शन के लिए एकमात्र संपर्क करें GNA संस्था, पावर्ड बाय पीडिया वाला। पढ़ने के लिए संपर्क करें दुनिया की सारी कोचिंग। सिलेक्शन के लिए संपर्क करें GNA। बिना डांस, बिना पार्टी, बिना ठुमके लगाए सिलेक्शन का आनंद लीजिए GNA संस्था से। वेरी गुड। BL मीणा, गॉड ब्लेस यू बेटा, ये सही दिल्ली मिला है, जीते रहो बच्चे। Agonal means the respiration deprivation that mainly occur in the respiratory and cardiac difficulty and arrest। जो रेस्पिरेटरी और कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से जो डिप्राइवेशन होता है और रेस्पिरेशन का, उसे कहते हैं अगोनल। चले, चलो बताओ। A client is found unresponsive with the agonal respiration and pulse of 40 ppm. The nurse begins ventilation using a bag mask method, which section essential to assure effective oxygen delivery। कौन सा मेथड है जो इफेक्टिव ऑक्सीजन डिलीवरी कराएगा? कब? जब आपने क्या दिया है, BBM डिलीवर 30 ब्रीथ पर मिनट। एक बात बता, मैं तुझे क्या बोला था कि एक ब्रीथ देनी है 5 से 6 सेकंड के अंदर। फिर मैंने कहा था लमसम में 10 से 12 दे दियो। फिर ऐसा कौन है जिसने ओहो 12%? तुम्हारा तो बेटा मैं कह रहा हूं, तुम तो 12 नंबर नहीं आए तुम्हारे नोट सेट में। जिस पद्धति पे तुम चल रहे हो ना, वो दिक्कत करेगी आपको, ठीक है। अभी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा के गया हूं, पर क्या मजा जो समझ में आ जाए। एकमात्र ऐसी कोचिंग जहां पे लगता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो बस वो भेड़ चाल है। बट यहाँ पे लेवल हर एग्जाम में लेवल को मैच करता है। थैंक्स बच्चे, सूरज चौधरी, गॉड ब्लेस यू। पढ़ने के लिए संपर्क करें बाकी कोचिंग, सिलेक्शन के लिए संपर्क करें GNA। इनका नहीं पता मुझे उत्तराखंड के बारे में कुछ, ठीक है। चलो आपने कहा और बताइए सर। यूज एयर अंटिल रूम एयर अंटिल डेवलप्ड द एडवांस्ड एयरवे इज इंसर्ट। ये कह रहा है कि रूम एयर पे काम चलाओ जब तक कि एडवांस्ड एयरवे नहीं मिल रहा है ना बच्चे। याद रखिएगा, रूम एयर से काम नहीं चलता। आपको 100% बोला था मैंने FiO2। कब बोला था? झूठ मत बोल, अभी मुक्का पड़ेगा बेटा कान पे। तो रूम एयर में भी तो होती है, रूम एयर में 20 से 21% ऑक्सीजन छौंक लगेगा इससे। ओके, तो हमें ज्यादा चाहिए? मैंने कहा हो ज्यादा चाहिए। कितनी? 100%। तो फिर ये गलत है। तो गलती तो नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है वे। वेंटिलेशन अंटिल द चेस्ट राइज एक्सेसिवली, जब तक छाती पूरी बाहर ना आ जाए, पंप करता रहे, छाती पूरी ना आ जाए। इससे पहले तो क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। समझ आ रहा है ना? इसका मतलब यो आंसर भी नहीं है, फिर जो बच गया वही आंसर है। हमने सुना आपके पास वाले एक डॉक्टर वाले कोचिंग की धनिया उड़ गए, बच्चे पैसे बर्बाद। बेटा वो अपना काम नहीं किसी के बारे में कमेंट करना, क्योंकि उनका पर्सनल इशू है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर द ओनली पर्सनल। हम सिर्फ अपने पॉजिटिव माइंड से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि बच्चे सेलेक्ट हो जाए, दैट्स इट। क्या इशू रहा क्या नहीं रहा, इसके बारे में मैं क्या ही कमेंट करूँ, क्योंकि मैं ऑथराइज भी नहीं हूँ कमेंट करने के लिए उनके बारे में। उनका इशू है वो सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो भी ठीक है, हो जाए तो ठीक है। ठीक है बच्चे, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स, वी आर मेनली फोकस ऑन अस। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। मैंने कहा ओके, तो आंसर क्या गया? आंसर है, देख लीजिए, टाइट सील मास्क ओवर, अच्छे से मुंह पे कवर करिएगा, तभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन अच्छे से डिलीवर्ड हो। क्लियर बच्चे, समझ आया? तो 77% बच्चे सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन। अगोनल का मतलब मैंने बताया था आपको, अभी अभी बता के गया हूं। अगोनल का मतलब, अगोनल रेस्पिरेशन आर एबनॉर्मल गास्पिंग और लेबर्ड ब्रीथ। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होता है जो ड्यूरिंग कार्डिक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डिक अरेस्ट के समय जो गास्पिंग होती है रेस्पिरेशन की, उसे कहते हैं अगोनल। अब मैं इतनी सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि देखो, या तो दिल काम करना बंद कर दे या फेफड़े काम करना बंद कर दे, कार्डिक अरेस्ट हो या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो, इन दोनों के समय जो लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, ये वाली, इसे कहते हैं अगोनल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? अगोनल। अब तू कहे तो मैं करके भी दिखा दूं एक बार। अब तू देख रहा है, तू भाई के पास ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ मांगा हो मैंने नहीं दिया हो, मैं देता सब हूं, पर इतना कितना मांग रहे हो भाई? पेट नहीं भर रहा है तुम्हारा। चलो अब सही है, आगे अगोनल के और एक बार मेहनत करके दिखाऊं। देखो ऐसा नहीं है, मैं कोई वो मास्टर नहीं हूं रात को 4 क्वेश्चन पढ़ूं उल्टी करूं। मैं
समझा दूंगा। बेहतरीन जवाब। ए नर्स यूजिंग द VBM ventilate an apneic adult client with an advanced airway in place which rate and volume should be delivered। अब ये अच्छा, ये भी गलत करोगे? नहीं नहीं, ये भी गलत करोगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अभी चिल्ला चिल्ला के गया हूं मैं कि एक ब्रीथ देनी है किसके द्वारा, आपने क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा, यही तो पूछते हैं, फिर तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, और मैं क्यों कह रहा हूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यही पूछते हैं एडल्ट में, यही होता है। मैंने कहा ओके डन, फिर तो बात ही खत्म, बस बात खत्म, तो चीज़ वही है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी कुछ खराब आती है जिनको लग रहा है अलग अलग आंसर है, कोई बात नहीं, हो सकता है, आप इसको फोकस करिएगा, ठीक है बच्चे? चलो बेहतरीन प्रदर्शन, शानदार। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, अगले सवाल को पढ़िएगा, आंसर करिएगा, हम देखते हैं इसका आंसर आप क्या देते हैं। जिसने क्लास को लाइक नहीं करा, फटाक से क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सबसे पहले कर लिया करो। बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी देख लेते हैं, दोनों के हिसाब। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। वाइल वेंटिलेटिंग द VBM, ए नर्स नोटिस इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस एंड डिमिनिश्ड चेस्ट राइज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। अभी मैंने कहा था कि अगर इनइफेक्टिव हो रही है ब्रीदिंग तो नर्स को क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैंने अभी पढ़ा के गया हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था रिपोजिशन, कहाँ कहा है, देख ऐसी बात है, छाती ऊपर नहीं जा रही, कौन कह रहा है सर, मैंने कहा ये देखो, हाँ नहीं जा रही, क्या नहीं जा रही, मैंने कहा मैं हवा में ऑक्सीजन दे रहा हूँ, हाँ तो फिर तो रेसिस्टेंस है। हाँ तो बताओ सबसे पहले क्या करिए, आपने पढ़ाया सर ये, मैंने ये पढ़ाया, कब पढ़ाया, मैंने कहा देख ध्यान से, सबसे मैंने कहा अगर इनइफेक्टिव वेंटिलेशन है तो सबसे पहले रिपोजिशन करेंगे, उसके बाद हम मास्क की सील को चेक करेंगे, उसके बाद हम एयरवे की पेटेंसी को चेक करेंगे। ये करेंगे कि नहीं, ये कौन बताया था, ये मैं बताया, कब बताया, अभी बताया, तो आंसर क्यों नहीं आया, आ गया सर, हाँ क्लियर बच्चे। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर गया, जाएगा नहीं गया, आंसर है रिपोजिशन ऑफ हेड एंड रिसील द मास्क, दैट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द इनइफेक्टिव ब्रीदिंग, इनइफेक्टिव वेंटिलेशन व्हेन वी यूज दिस मेथड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग अब बताओ क्या पढ़ोगे। मैंने कहा सर अगली मेथड क्या, अगला है ह्यूमिडिफाइड सिस्टम। मैंने कहा ये काम आता है क्या, सुनते जाओ, तो मैं जो जो बताएंगे वो दुनिया में आप पहली बार ही पढ़ोगे आधी चीज़ें। आपने कहा बताइए फिर तो ह्यूमिडिफाइड सिस्टम क्या होता है। मैंने कहा देखो अगर पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, मैंने कहा तो ऑक्सीजन अगर हम उसे सूखी ऑक्सीजन देते रहेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म अगर ऑक्सीजन यूज की जा रही है, कैसी चीज़ है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक अगर आप उसे ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हो तो इससे क्या होता है, म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वो ड्राई हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ड्राई। तो आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूं ड्राई ना हो, तो फिर आप क्या चाहते हो, इसलिए मैं यूज करना चाहता हूं किसको, ह्यूमिडिफायर को, इसलिए हम यूज करते हैं। सो वी यूज क्या चीज, आंसर है ह्यूमिडिफायर सिस्टम, इसलिए हम लोग यूज करते हैं किसको, ह्यूमिडिफाइड सिस्टम को। मैंने कहा ठीक है सर। क्वेश्चन है सर वो कैसा होता है, मैंने कहा दिखने में तो ऐसा होता है, ये क्या है, मैंने कहा ह्यूमिडिफाइड सिस्टम है। मैंने कहा ठीक है सर, इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए इसके अंदर दो लाइन होती हैं, एक वो लाइन जो मैक्सिमम फिल बताती है कि यहां तक मैक्सिमम भर सकते हो, और एक होती है मिनिमम कि कम से कम यहां तक तो भरनी चाहिए। क्लियर बच्चे? चलो आपने कहा ठीक है सर ये मैं याद रखूंगा। तो मैक्सिमम जो लाइन है फिल लाइन वो ये है, और मिनिमम जो है फिल लाइन वो यहाँ है। क्वेश्चन इसमें क्या भरा जाएगा, आंसर स्टेराइल वाटर। आपने कहा टैप वाटर भर दूं, टंकी का पानी भर दूं, गुरु महंगाई बहुत ज़्यादा है तो टैप वाटर नहीं भरते। आपने कहा क्यों नहीं भरते, दो रीज़न है, एक तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं टैप वाटर के भरने से, और दूसरा उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़े मिनरल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग डिस्टिल वाटर को यूज नहीं, सॉरी टैप वाटर को यूज नहीं करते, हम लोग डिस्टिल वाटर या स्टिलर वाटर को यूज किया जाता है। तो एक रीज़न इन्फेक्शन है और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए टैप वाटर को यूज नहीं करेंगे। ओके आपने कहा ठीक है सर, नहीं करेंगे। अब बताइए और क्या, एक वो पॉट होता है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है, और एक वो पॉट बाहर निकलता है जिससे कि हम सप्लाई करते हैं किसको, पेशेंट को सप्लाई किया जाता है, ये ह्यूमिडिफायर होता है। हाँ ना बच्चे, इसमें हम नॉर्मल सलाइन भी यूज नहीं करते भैया, याद रखना, स्टेरल वाटर ही यूज किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन नहीं करते। सुप्रिया बेटा जो भी तुम हो तुम एक बार देख लो, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है कि सर कब करते हैं, देखो मेरी बात इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सर ये बता दो कब करते हैं, कि अगर नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, नेजल कैनुला से ऑक्सीजन, सुनते जाइएगा,
और मैं 4 लीटर पर मिनट से कम दे रहा हूं, कितने से दे रहा हूं, 4 लीटर पर मिनट से कम दे रहा हूं, तो आपको ह्यूमिडिफाइड करने की आवश्यकता नहीं है इतनी कम स्पीड पे। तो जो नॉर्मल एयरवे है वही ह्यूमिडिफाइड कर देगा, ऑक्सीजन को अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक जो सामान है यही उसमें क्या मिला देगा, मॉइस्चर मिला देगा, अलग से ह्यूमिडिफाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड थोड़ी कम है, इतना तो मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर सकते, खुद ही कर देगी ह्यूमिडिफाइड। अगर ये मोर देन 4 लीटर पर मिनट से ज्यादा जा रहा है, तुम समझिए बात की गंभीरता को, अगर ये नेजल कैनुला से, किससे बच्चे, नेजल कैनुला से 4 लीटर पर मिनट से ज्यादा जा रहा है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा क्या, आंसर है ह्यूमिडिफाइड का यूज करना ही पड़ेगा। मैंने कहा डन। अगर सिंपल फेस मास्क से यूज कर रहे हैं, सिंपल फेस मास्क से यूज कर रहे हैं या एनआरबी यूज कर रहे हैं, नॉन रिब्रीदर मास्क जो हम यूज कर रहे हैं एनआरबी, तो एक तो सिंपल फेस मास्क का यूज कर रहे हैं, समझिएगा, सिंपल फेस मास्क यूज हो रहा है या एनआरबी यूज हो रहा है, इसके अंदर ह्यूमिडिफाइड यूज करना पड़ता है। वेंचुरी मास्क के अंदर, वेंचुरी मास्क के अंदर ऑप्शनल होता है, आप यूज कर भी सकते हो और नहीं भी जरूरत पड़ती। वेंचुरी मास्क से ऑक्सीजन देते समय ट्रेकिस्टोमी और मैकेनिकल वेंटिलेशन के समय कंपलसरी करना पड़ता है। तो ट्रेकिस्टोमी अगर की है और उसके थ्रू आप क्या दे रहे हो, ऑक्सीजन, तो इसमें आपको ह्यूमिडिफाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मैंने बताई, कब कब ह्यूमिडिफायर की आवश्यकता पड़ती है और कब कब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर कब आएगा सिलेक्शन वाले बैच, सिलेक्शन वाला बैच नेक्स्ट ईयर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप सब वेट कर रहे हो। सिलेक्शन वाला बैच, देखो मैं ना आधी कच्ची रोटी नहीं सीखता, मैं उछल उछल के ऑनलाइन पे इसलिए कोर्स लॉन्च नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कोर्स पैसे से खरीदा जाता है और पैसे आदमी इन्वेस्ट करता है सोच समझ के, और मैं नहीं चाहता किसी के पैसे गलत फंसे। सिलेक्शन वाला बैच नेक्स्ट ईयर आएगा, सिलेक्शन वाला बैच नेक्स्ट ईयर आएगा, याद रखिएगा, और ये नेक्स्ट ईयर आएगा, और इसमें इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो पैटर्न है, इसका जो मेथड है, दैट इज टोटली चेंज्ड, पिछले वाले से पूरी तरह चेंज होगा। और इस बार मैं आपको बेटर नहीं, पहले वाले से बेस्ट करके दिखाऊंगा चीज़ें, और मैं बताऊंगा आपको कि चीज़ें कैसे डिलीवर होती हैं, नॉट सेट कैसे निकलता है, एग्जाम कैसे क्रैक होता है। ये जो बैच है ये दुनिया के सारे नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, कोई सा भी नर्सिंग ऑफिसर का बैच ले लीजिएगा, उन सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक ही बैच जो आपको रिवाइज कराएगा। ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, मैं बोल देता हूँ, इट्स नॉट फाउंडेशन कोर्स, इट इज़ द फाउंडेशन कोर्स नहीं है। फाउंडेशन कोर्स ये चल रहा है, जिसको फाउंडेशन कोर्स लेना है, मॉर्निंग बैच है, बेसिक से तैयारी करिए और टॉप की तरफ जाइए। तो बेसिक से टॉप पूरे जो 7 मंथ का जो कोर्स है वो ये वाला है, जिसमें हम मॉर्निंग बैच सुबह 8 बजे से चालू कर रहे हैं, जो चालू हो चुका है, ये मॉर्निंग बैच है, ये फाउंडेशन बैच है, ये नहीं है। वो जो बैच आएगा वो रिवीजन बैच आएगा। तो सिलेक्शन वाला बैच फाउंडेशन बैच नहीं होगा, वो रिवीजन बैच होगा जो आपको रिवाइज कराएगा। ये है फाउंडेशन बैच। तो अगर किसी को बेसिक से पूरी तैयारी करनी है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन इस बैच के साथ जुड़ें, जो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, G24 इसका नाम है। क्लियर बच्चे? चलो, समीर खान पढ़ ले यार, एक बार एक मैसेज जब दोबारा आता है ना तो सबसे ज्यादा मुझे होती है इरिटेशन। एक बार तूने कर दिया, मैंने मैसेज पढ़ लिया, CHO की दवाएगी तो बता दी जाएगी। किरण चौधरी तेरा दोनों में हो गया है ना, तो 9 सेट की तैयारी कर ले, दोनों में ज्वाइन मत कर। अगर तेरा टारगेट CHO बनना है तो CHO ज्वाइन कर ले, तो जो संविदा पे लगना है तो NHM की स्टाफ नर्स ज्वाइन कर ले। पर अगर तुझे लगता है कि तू 9 सेट निकाल सकती है तो 9 सेट की तैयारी कर ले, छोड़ इसको, बाकी तेरी इच्छा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ इसके बारे में। ठीक है किरण, अब तो मुझे पता है तू करेगी तो संविदा का काम ही, तू ज्वाइन तो पक्का करेगी इसको, मानेगी तो तू है नहीं, तो मैं समझाऊंगी क्या। ठीक है बेटा किरण, तो संविदा मुबारक हो, भगवान ने चाहा तो अगले 5 साल में परमानेंट हो जाओगे। मुकेश बेटा भेज देना, ठीक है। पैसे कम ही है बेटा इसके ऑलरेडी, थोड़ा बहुत तो तुम फ़ोन कर लेना, जो पॉसिबल होगा आप देख लेंगे, ठीक है बच्चे, दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना आप। किरण लड़का है, अच्छी बात है। चलें, चलो, ये किसके बारे में बात कर रहे थे हम, ह्यूमिडिफायर के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे ना, कैसे के बारे में बताऊंगा बेटा, रुक जाओ। दिवाली ऑफर तो बेटा गया। अब बताइए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ह्यूमिडिफायर को दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, आपको वो मिल जाएगा जो भी आंसर होगा। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सर, मैंने कहा देखो आपको सुन लेना, ये जो पानी भरा है ना, जो आपने वाटर भरा है, मैंने कहा ये चेंज होता है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब हो गया कि हर 24 घंटे में इसको चेंज करना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, क्लियर, ओके। पानी को हमेशा मैक्सिमम लाइन और मिनिमम लाइन के बीच में रखना, दो चीज़ हो गई, मैंने कहा ये भी याद रहेगा।
टैप वाटर मत यूज करना। मैंने कहा ठीक है। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है, ध्यान से सुन जो मैं कह रहा हूँ। ह्यूमिडिफायर जो एयर होती है उसका तापमान और रूम का तापमान में वेरिएशन होता है। ह्यूमिडिफाइड जो एयर होती है उसके टेम्परेचर में और रूम के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस की वजह से वहाँ पर ड्रॉपलेट बनने लग जाते हैं। किसमें? उस पाइप में, जिस पाइप से गुजर रही है ऑक्सीजन। क्या बनने लगते हैं? ड्रॉपलेट बनने लगते हैं। और इस ड्रॉपलेट कहते हैं कंडेंसन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसन कहते हैं। तो आपने कहा सर कंडेंसन क्या होता है? तो कंडेंसन होता है वो ड्रॉपलेट का निर्माण। क्या होता है? ड्रॉपलेट का निर्माण होता है। ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हो जाते हैं ट्यूब के अंदर, और वो ट्यूब के अंदर अगर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हुआ है तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि अगर वो ड्रॉपलेट किधर की तरफ चले गए? पेशेंट की तरफ चले गए। अगर वो ड्रॉपलेट पेशेंट की तरफ चले गए तो वो उसको एस्पिरेट या इन्फेक्शन करेंगे। इसलिए वो ड्रॉपलेट हमेशा ट्यूब से, पेशेंट से दूर रखने हैं, पेशेंट की तरफ नहीं आने चाहिए। और ये कन्फर्म है। और हाँ, अगर आप ह्यूमिडिफायर का यूज कर रहे हो तो ऑक्सीजन का जो पाइप हो सकता है कि ऊपर से ऑक्सीजन साइड से आ रही हो सकता है ऑक्सीजन का पाइप नीचे पड़ा हो, वहां से ऑक्सीजन आ रही हो। तो अगर ऑक्सीजन का पाइप जमीन को टच कर रहा है तो कंडेंसन या ड्रॉपलेट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर जिस रूम में ह्यूमिडिफायर यूज किया जा रहा है उस रूम का तापमान कम है तो ड्रॉपलेट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए उस रूम का तापमान थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ज्यादा रखा जाता है उस रूम का तापमान जहां ह्यूमिडिफायर को यूज किया जाता है, क्योंकि कम तापमान पर कंडेंसन यानी ड्रॉपलेट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मुझे नहीं पता ये ज्ञान आपको पहले से आता था या नहीं आता, पर मेरी उम्मीद है कि आप इस लाइन से बहुत कुछ नया सीखे होंगे। आपके बैच कैसे ज्वाइन करें? जो नीचे नंबर चल रहे हैं ना बेटा, नंबर, उन नंबर पे कॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो बात कर लेना उस बारे में। अभी पढ़ लें हम लोग। समझ आ रहा बच्चे? चलो आगे। इस नंबर पे कर लेना, मिल जाएगा 9829003449। ठीक है, इस पे कर लेना, मिल जाएगा। चलो ठीक है बच्चे। चलो अब आपने कहा ओके। तो कंडेंसन हमें क्या है? कंडेंसन तब ज्यादा होता है जब रूम का तापमान कम होता है और या फिर ऑक्सीजन का पाइप जमीन पे पड़ा होता है। अगर ट्रेकेस्टोमी की है क्लाइंट को, अगर क्लाइंट को ट्रेकेस्टोमी कर रखी है, ये सब चीज़ें कोई आपको पता चलेगा, ये सब किताबों से नहीं आता है बेटा। अगर क्लाइंट को ट्रेकेस्टोमी कर रखी है तो उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है, वो हीटेड होता है। कैसा होता है? हीटेड, गर्म हवा देने वाला, गर्म पानी वाला। तो ह्यूमिडिफायर गर्म पानी वाला यूज करते हैं ट्रेकेस्टोमी वाले क्लाइंट में, खासकर इसमें ट्रेकेस्टोमी वाले क्लाइंट में। चलिए बच्चे, समझ आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, देखते हैं आपको क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया, हमने जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने नया मेथड अपनाया है। अब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद तुरंत उसके एमसीक्यू कराता हूँ, और वो एमसीक्यू उस टॉपिक में इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं पैटर्न देखिए, पहले मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ, देन यू कैन यूज योर ब्रेन कि अभी टीचर ने क्या बोला था। और यही है चीज़ें जो आपको चीज़ें बताएंगी, सिलेक्शन करवाएंगी। यूँ ही नहीं, मैं नंबर 1 क्लास बता रहा हूँ सिलेक्शन की, कि चैलेंज के साथ इससे ज़्यादा सिलेक्शन किसी क्लास ने नहीं दिए होंगे, यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं दिए होंगे। क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, वो कंटेंट आपको सिलेक्शन वाला है। पढ़ाने के लिए मैं कभी नहीं आता, मैं सिलेक्शन के लिए आता, और आपको एहसास हो जाएगा चीज़ों का। तो अब आपने पढ़ लिया ह्यूमिडिफायर का यूज, अब आप बेटर तरीके से बता पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए क्लाइंट रिसीविंग 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बाय द सिंपल फेस मास्क, द ह्यूमिडिफायर बोतल इज एम्प्टी। ओके, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? बताइए सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? कि बोतल खाली हो गई, बोतल खाली हो गई तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू ऑक्सीजन एज ऑर्डर बुक करा, चलने दीजिए, खाली है तो क्या और बच जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। चलने देंगे तो ड्राई हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन। उससे क्या हो जाएगा सर? अरे तुझे नहीं पता, आप बता दो फिर। अगर नाक सूख गई ना तो नोज ब्लीड करेगी। तो ये सही बता रहे हो तेरी कसम। अगर नाक की हवा की नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन सूख गई तो फिर नाक से खून आएगा। ये तो सही कह रहे हो, मैं पहले से कह रहा था आपसे। तो हार्म हो जाएगा म्यूकोसा का, इसलिए नहीं करते। तो सर फिर ऑक्सीजन को बंद कर दें और अच्छे से भर दें बोतल। ऑक्सीजन को बंद करके और तुम बोतल भर रहे हो और तुम पूरा ध्यान बोतल में कि भर गई की लाइन तक, तब तक वहां पर एक लंब बिच आएगी और वो आत्मा परमात्मा का मिलन। ऑक्सीजन बंद कर दी उस आदमी की जिसको ऑक्सीजन चाहिए थी। नहीं तुझे क्या लगा कि बोतल भरना ज़्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन देना ज़्यादा जरूरी है? नहीं सर, अभी तो कह रहे बोतल भरना जरूरी है। अरे बोतल भरना जरूरी है भैया, ये पर तू ऑक्सीजन बंद करके बोतल भरेगा क्या? एक दो झटके आएंगे इसको और तुरंत खेल खत्म। और बोतल भर के लौटे कि बाबा बोतल भर गई तुम्हारी, बाबा की बोतल भर गई, बाबा मटका में आ गए, बाबा मटका में आ गए, हरिद्वार ले जाओ। तुम कहाँ बोतल में चक्कर में पड़े भैया?
तो कौन है जो ऑक्सीजन को बंद करके पानी भर रहा है? ये 10% वालों, तुम्हें मटका भी नसीब नहीं होगा। अभी नहीं आएगा, अगले महीने आएगा वो सिलेक्शन वाला बैच। अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा, अगले महीने में। तो बी वालों, तुम तो बहुत डरने वाले हो। सर ऑक्सीजन कम कर दें, 2 लीटर कर दें। अरे 6 लीटर चाहिए, कहाँ लिखा है? ये लिखा तो 2 लीटर। तो ऐसा कर, दो भी क्यों दे रहा है? नहीं तो बंद ही कर देना भैया। फिर जब तुझे लग रहा है कि पानी तो मैं नहीं बदलूं, चाहे ऑक्सीजन कम करनी पड़ जाए, तो 6 लीटर से 2 लीटर पे ले आया और कह रहा है कि अब सही है, पानी चल जाएगा सुबह तक। पानी सुबह तक चल जाएगा बाबा, सुबह तक नहीं चलेगा बाबा, निपटना है रात में। 6 लीटर वाले को 2 लीटर दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा है भैया, बोतल ही भर लो तुम तो आंसर क्या जाएगा? आंसर है सी। तो फटाफट ह्यूमिडिफायर को रिप्लेस करो या उसको भरो और ऑक्सीजन चलने दो। सरपंच जी तो चल दिए। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, फटाक से खींच दो क्लास को लाइक। सर देखो, ये इस कमेंट बॉक्स में देखो कितने विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, सर पीजीआई के लिए क्लास ले लीजिए, मतलब पीजीआई में ऑक्सीजन थेरेपी नहीं आएगी। तुम देख रहे हो इसकी मंद बुद्धि होने का प्रमाण देखो। एक कह रहा है सीसीआरएच का ले लीजिए, सीसीआरएच में आता है, सीसीआरएच में ये पूछेगा कि ये बताओ कि अंगद के पांव को किसने उखाड़ा था, रामायण में अंगद के पैर का क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आएंगे सीसीआरआई में और पीजीआई में। ये ऑक्सीजन थेरेपी सिर्फ कहाँ आती है? सिर्फ यूट्यूब पे आती है, किसी एग्जाम में नहीं आती है। तो इनको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग ऑक्सीजन। तो देख बेटा, नॉर्थ साइड में ऑक्सीजन यूं जाती है और पीजीआई के अंदर ऑक्सीजन यूं जाती है, ठीक है। और सीसीआरआई में और रूट है, मैं बता नहीं सकता, वहां से भी ऑक्सीजन दे सकते हैं सीसीआरआई में। तो तुम लोगों ने मन, तुम्हारे खोपड़ी में गोबर भरा है कि तुम्हारे व्यवस्था क्या है, तुम्हारे माइंड में चलता क्या है? तुम कमेंट करने से पहले सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि तुम्हें सिर्फ है ना मेरे को हरेस ही करना होता है यहाँ आके? यार तुम क्या इंसान क्या हो भाई? तुम जब शीशा देखते हो तुम्हें शर्म नहीं आती खुद पे कि क्या शकल दी और क्या अकल दी भगवान ने? यार, मतलब हद है यार। पीजीआई के लिए भी क्लास ले लीजिए, तो ये ले तो रहा हूं मैं। भगवान, मुझे पता है ये कोचिंग वाले हैं ना, ये सारे मैं कह रहा हूं, ये यूट्यूबर है ना, इन्होंने हाथ मचा रखी है। सीएचओ का सेशन 7 बजे से, पीजीआई का सेशन 8 बजे से, नॉर्सेट का सेशन 9 बजे से, एसजीपीजीआई का 11 बजे से। अरे तुम शुतुरमुर्ग से मुके हो, सब एक ही तो होता है। तुम्हें दुकान चलानी है, तुम ले आए 200 रुपए घंटे का मास्टर यूट्यूब पे बे करने के लिए। वो 200 रुपए में घंटे धुआं देता है यूट्यूब पे। तुमने 4-5 बच्चे पाल लिए, अब तुम सीएचओ पढ़वाओ, पीजीआई पढ़वाओ, अब तुम उनसे है ना नॉसेट पढ़वाओ, या तुम अलग अलग टाइम पे पढ़वाओ। मैं तो एक ही मास्टर हूं भाई साहब, मेरे पास तो नर्सिंग ऑफिसर की व्यवस्था है। तुम देख लो तुम्हारे पास कुछ है तो। टाइटल देके मैं नहीं पढ़ा सकता कि पर्टिकुलर सीएचओ के पर्टिकुलर पीजीआई। मैं कॉस्टली मास्टर हूं यार। एक सुनो, एक कह रहा है कि मोटिवेशन का तरीका मैं बताता हूं कि सैलरी नॉट सेट की कितनी करती है। आज आपको मोटिवेशन मिलेगा सैलरी देखकर। और वो एम्स की सैलरी बता रहे हैं वो लोग जिनका सीएचओ क्लियर नहीं हुआ, जो खुद सीएचओ नहीं बने, वो एम्स की सैलरी बताकर बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं। मैं सोचता भगवान ये दुनिया कलयुग कहाँ जाकर रुकेगा? हे भगवान, बाग मतलब क्या बोलूं मैं, क्या कितना मोटिवेशन देने के लिए तैयार बैठे ये बच्चे। छोड़ो, मास्टर भरे बैठे मोटिवेशन से कि कोई ना कोई ले ले, बस तैयार बैठा है मोटिवेशन, कोई तो ले। समझ रहे हो, इतना भर के बैठे हैं, इतना भर के बैठे हैं मोटिवेशन, कोई पूछ नहीं रहा तो भी दे रहे हैं मोटिवेशन, कैसा लो मोटिवेशन। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जो मतलब नॉट सेट की तनख्वाह बता रहे हैं जिनका सीएचओ क्लियर नहीं हुआ। मतलब चल रहा है सूखा मोटिवेशन चल रहा है। पहले सूखे नशे करते थे लोग, अब चल रहा है सूखा मोटिवेशन।
तो भैया पीजीआई क्लास मिल गई हो तो मैं आगे चलूँ? थैंक यू। चलो ये रहा। गुड इवनिंग बच्चे, गॉड ब्लेस यू। रामचरण। विच नॉट सेटिंग इज ए हीटेड ह्यूमिडिफायर, कुछ कुछ सुना सा लग रहा है। हाँ, मैकेनिकल वेंटिलेटेड क्लाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन, किसको तुरंत जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, सॉरी इंटरवेंशन की। तो बताइए सर क्या होगा। देखो संजय जाट सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब मैं आपकी वजह से दिल्ली में काम कर रहा हूँ। एयर 776, गॉड ब्लेस यू बच्चे। जी सर। कंडेंसन नोटेड इन ट्यूब, आपको पता है कंडेंसन होगा, ड्रॉपलेट बनेंगे, तय है। तो जो बने उसको नोट कर लेना। इंटरवेंशन तब चाहिए जब वो पेशेंट की तरफ आए, ठीक है। इसमें तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। और जो एक्सपेक्टेड होता है वो कभी प्रायोरिटी नहीं होता। मेरी प्रायोरिटी वाली क्लास देख लेना, एक्सपेक्टेड थिंग ऑलवेज कंसीडर नॉर्मल। तो ये एक्सपेक्टेड है। तो आपकी टाइम का क्लास क्या है? मैं रोज नहीं आता बेटा, मेरे तो 9 बजे आता हूँ, जब भी कभी भोले भटके आता हूँ, वीक में एक दिन आता हूँ, ठीक है। सुनील गुरु तो बेटा जब भी टाइम मिले आ जाता हूँ, है ना। बस क्लास का पता कैसे पड़ेगा? इसमें एक है ना हल्का सा सब्सक्राइब का बटन है, वो दबा दो और पास में घंटा है उसको बजा दो, बेल आइकन को, तो तुरंत मैसेज आ जाया करेगा, ठीक है बेटा। चलो, टेम्परेचर ह्यूमिडिफायर सेट एट 37, मैंने आपसे कहा था आपको ज़्यादा टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, वो बात सच है। ये इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। ट्यूबिंग पोजीशन बिलो द ह्यूमिडिफायर चैम्बर, ऑलवेज इट शुड बी बिलो द ह्यूमिडिफायर चैम्बर, इससे ह्यूमिडिफायर चैम्बर के नीचे लेवल पे रखा जाता है। कंडेंसेंट ड्रेनिंग टुवर्ड द पेशेंट एयरवे, अगर ये ड्रॉपलेट पेशेंट की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप तुरंत क्या करिएगा, तो फिर आप तुरंत इसमें डॉक्टर को बुलाइए, इंटरवेंशन करिए। मैंने कहा था ये ड्रॉपलेट है दैट शुड कीप अवे फ्रॉम पेशेंट, अगर पेशेंट की तरफ आएंगे तो एस्पिरेट या इन्फेक्शन करेंगे, इसलिए आपसे कहा है मैंने। तो इसका मतलब आंसर डी जाएगा, इसमें मुझे तुरंत करना पड़ेगा इंटरवेंशन, और ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं, और एक्सपेक्टेड चीजें कभी प्रायोरिटी नहीं हो सकती, ये मैं 10वीं बार बोल रहा हूं आपसे। चलिए बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन छोड़ो, अब इसके बाद अब आपने कहा सर ह्यूमिडिफायर हो गया, आप तो ह्यूमिडिफायर बताओ और क्या क्या होगा। ह्यूमिडिफायर के बाद हम बात करेंगे ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजनेशन की, तो हम करेंगे TTO, क्या कहते हैं सर इसको? ट्रांसट्रेकियल। देखो मेरी बात सुनिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजनेशन, आप जो ऑक्सीजनेशन कर रहे हो ट्रेकिया के थ्रू कर रहे हो, इसके तरीके बताइए कैसे किया जाता है। तो ये आपको कुछ नया सीखना है और आप सीखोगे, जो मैं कह रहा हूँ वैसे समझ जाइएगा। जहाँ मैं स्टार बनाऊँ इसको फटाफट कॉपी में लिख लीजिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बस वही है कि रह जाए तो पढ़ लेना, नहीं जाए तो पछताना मत। कोई जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास रहे तो पढ़ लेना, चली जाए तो पछता लेना, क्लियर है। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा वो करना सिलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, हो सकता है फेलियर के बाद करो पर करना जरूर, ठीक है। क्लियर बच्चे, चलो चलो आगे। सर अभी 999 क्वेश्चन आया था, इससे आया होगा बेटा, मैं देखता हूँ क्या चीज़ है ना। सबसे पहले ये किस पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है? ये उस पेशेंट के काम में लिया जाता है जिसको ऑलरेडी ट्रेकेस्टोमी हो रखी है। तो पहली चीज़ तो ट्रेकेस्टोमी हो रखी है, उसी को इससे ऑक्सीजन दिया सकते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो ये क्लाइंट कैसा होना चाहिए? ट्रेकेस्टोमी वाला क्लाइंट होना चाहिए। मैंने कहा ओके। और कैसी ऑक्सीजन चलनी चाहिए? उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन की नीड होनी चाहिए, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो मान लेते हैं हाँ या ना।
और मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि जहाँ ये इंसर्ट की जाती है स्किन ब्रेक डाउन तो नहीं हुई है, सीक्रेशन कलेक्ट तो नहीं हुए हैं। सर ये जो मेथड है बाकियों से बेटर है क्या? टीटीओ जो मेथड है वो काफ़ी चीज़ों से बेटर है। आपने कहा कैसे? मोर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कैसे? क्योंकि रिक्वायर लो फ्लो रेट देन द नेजल कैनुला। इसका मतलब है मोर एफिशिएंट है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू दूसरे के। तो मोर एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी करता है किस मेथड से? टीटीओ मेथड से डिलीवरी करेगा, क्योंकि ये लो फ्लो रेट पर भी सैचुरेशन को बेटर करता है। तो लो फ्लो रेट पर भी ऑक्सीजन के सैचुरेशन को बेटर करता है कौन है? टीटीओ। मैंने कहा ओके। यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, इससे अच्छा है यहाँ लगाना। कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छी होती है, दिखता पेशेंट अच्छा है, यहाँ चका रहता है, बाकी फेस एकदम क्लियर रहता है, तो बेटर कॉस्मेटिक अपीयरेंस होती है। इसलिए ये मेथड भी ठीक है, कम से कम चेहरा तो खराब नहीं लगता, नहीं तो जगह जगह चेहरे पे कुछ ना कुछ टंगा ही रहता है, इसलिए ये फिर भी बेटर है। ठीक है, इसमें बेटर मोबिलिटी, मतलब इसके साथ पेशेंट मूव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बात कर सकता, बात तो नहीं कर पाएगा पर बेटर मोबिलिटी होती है, कंफर्ट बेटर होता है। इससे म्यूकोसा ड्राई होने के चांसेस कम होते हैं, म्यूकोसा ड्राइनेस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा रही, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, तो ये जो एरिया है वो ड्राई नहीं होता, ड्राई होने के चांस कम होते हैं। हाँ या ना बच्चे? ये सारी चीज़ आपने कहा। ये बताओ इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है? इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है टीटीओ का, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? आंसर है कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन। कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन यानी जिस कैथेटर से ऑक्सीजन दी जा रही है उसके ब्लॉक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसमें? टीटीओ में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? गुड इवनिंग बच्चे। क्लियर बच्चे? आपने कहा ठीक है, तो बताओ सर कैसे करेंगे? तो अगर मुझे कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन रोकना है तो इसमें नर्सिंग केयर क्या होनी चाहिए, ये मेन पते की बात। तो बेटा नर्सिंग केयर के बारे में क्या करना है? तो फ्रीक्वेंट क्लीन करना है इसको, इसे फ्रीक्वेंट क्लीनिंग करते हैं इसकी पहली चीज़। मैंने कहा ओके, तो फ्रीक्वेंट क्लीनिंग होगी, डन। और एडुकेट हाइड्रेशन, क्या होगा? एडुकेट हाइड्रेशन, अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन रखो जिससे थिकनेस ना आए म्यूकस की। मैंने कहा ओके। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो साइन दिखेंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्स्ट्रक्शन आया है, मैंने कहा आया है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के साइन है कुछ, तो ऑब्स्ट्रक्शन के साइन कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ऑब्स्ट्रक्शन का पहला साइन होता है इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, मतलब वो ज़्यादा मेहनत करेगा सांस लेने में, तो समझ लीजिएगा कि उसे ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये रीज़न है। अरे हाँ है ना? अब आपने कहा कि आपको नो ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो फील नहीं होगा, आपको लगेगा ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, और फिर आप देखोगे कि क्या हो गया है? डिससैचुरेशन, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल गिरता जा रहा है क्लाइंट के अंदर। तो ये तीन चीज़ें आप बताएंगे कि कैथेटर का क्या हुआ है? ऑब्स्ट्रक्शन। कि आपके ब्रीदिंग का वर्क बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो फील नहीं होगा और डिससैचुरेशन होने लगेगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन नीचे जाने लगेगी, मतलब कंफर्म उसे क्या हो चुका है? ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस कंडीशन में नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो नर्स का एक्शन क्या होगा अगर ये कंफर्म हो जाए कि ब्लॉक हुआ है या आपसे कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है? तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए क्लियर करने के लिए। अरे हाँ है ना? अटेम्प्ट टू क्लियर कैथेटर, कैथेटर को क्लियर करने के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, पहली चीज ये है। और अगर ये सीवियर है, और अगर ये केस सीवियर है तो फिर आप डॉक्टर को नोटिफाई कर ही लो, वो आगे डिसाइड कर लेगा क्या करना है, या जो प्रोटोकॉल डिसाइडेड है उसके हिसाब से काम कर लो। अचीवर बैच किस लिए? आरआरबी के लिए बनाया था वो। ठीक है बच्चे, समझ आया क्या और चाहिए? इतना क्लियर हुआ? क्लियर बच्चे? यहाँ तक ठीक हो? चलो और बताओ सर, अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूकस का प्लग बन गया है और म्यूकस की प्लगिंग की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो म्यूकस प्लगिंग में नर्सिंग केयर क्या ध्यान में रखना है? कि नर्सिंग केयर में किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है प्रायोरिटी वाइज? अगर म्यूकस की प्लगिंग है तो अटेम्प्ट टू कैथेटर क्लीनिंग, आप उसे पहले क्लीन करिए। आपने कहा कैथेटर क्लीन कैसे करना है? सर पुश करना है? कुछ नहीं, कैथेटर को क्लीन करना है किसके द्वारा? आंसर है बाय ए रॉड। एक क्लीनिंग रॉड आती है, उससे उस कैथेटर को साफ कर देना है। आपने कहा और बताइए, एनकरेज करिए आप क्लाइंट को फॉर कफिंग एंड हाइड्रेशन, आप उसे खांसने के लिए और प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए मोटिवेट करिए, जिससे कि सीक्रेशन निकलते रहें और जमा ना हो। तो कफिंग एंड हाइड्रेशन, नॉट मोटिवेशन। क्लाइंट क्या है बच्चे? कफिंग एंड हाइड्रेशन के लिए क्या करिए? मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए। अगर अभी सॉल्व नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को बुला के लिए आइए। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, अभी भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो फिर आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन देने के लिए नेजल कैनुला या मास्क का यूज शुरू कर दीजिएगा और कैथेटर को रिप्लेस कर दीजिएगा। तो कैथेटर रिप्लेस हो जाएगा और जब तक कैथेटर नहीं लगता तब तक मास्क या कैनुला से ऑक्सीजन चलने दीजिएगा। समझिए मैं जो कह रहा हूँ। अगर इसके बाद भी वो कैथेटर ओपन नहीं होता है तो मुझे कैथेटर बदलना पड़ेगा। अगर पर मैं कैथेटर बदल रहा हूँ तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि तब तक मैं ऑक्सीजन देता रहूँ, या तो मास्क से या कैनुला से, या तो मास्क से या कैनुला से, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, और कुछ बताइए इसके अलावा। और सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि टीटीओ ट्रांस ट्रेकियल ऑक्सीजनेशन के अंदर फ्लो रेट जो है वो लो होती है, ये रिवीजन मान लो। लो फ्लो लो क्या होना चाहिए? फ्लो। और हायर क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी। इसका जो बिगेस्ट रिस्क होता है, बिगेस्ट रिस्क क्या होता है? म्यूकस प्लग का बनना, इसका बिगेस्ट रिस्क होता है म्यूकस प्लग का बनना, और इसकी वजह से क्या आ जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने कहा ठीक है।
अगर इसके चलने के बाद भी SpO2 का लेवल लो आ रहा है, ये मेरी तरफ से 5 स्टार पॉइंट है। अगर इसके दौरान भी ऑक्सीजन का लेवल लो आ रहा है तो आप तुरंत है ना डॉक्टर को मत बुलाइएगा, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा पेटेंसी। आपने कहा किसकी पेटेंसी सर? चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर। पहले आप देख लीजिए कैथेटर ढंग से खुला हुआ है या ब्लॉक तो नहीं हो गया, फिर बुला के लाना किसी डॉक्टर को। ह्यूमिडिफिकेशन क्यों जरूरी है? ह्यूमिडिफिकेशन इसलिए जरूरी है, नहीं तो म्यूकस क्या हो जाएगा? थिक। तो पूछा जाए क्यों करवाते हैं इसमें ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफिकेशन? प्रिवेंट थिकनेस। थिकनेस को कम करने के लिए म्यूकस की इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। आई बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेकिस्टोमी के द्वारा ऑक्सीजन देने के तरीके में होती है। मुझसे जितना आ रहा है उतना मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। कोशिश आपके से टॉपिक आप क्लास में भी लेंगे क्या? ये मैं क्लास में नहीं, ये तो फंडामेंटल का टॉपिक है बच्चे, मैं तो ऐसे ही करा रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं कुछ भी करा लेता हूँ, मेरा वो छोड़ो। ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, दे विल गाइड यू। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया आप लोगों को? कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना? ये बताओ, समथिंग न्यू और नॉट। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए किस लेवल के आते हैं तो क्वेश्चन इसी लेवल के एग्जाम में आते हैं। अब वो देखो, अब वो क्वेश्चन के जमाने गए। पता है बाकी चीज़ें, बाकी लोग क्यों पे चढ़ गए? टू बी ऑनेस्ट, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। आप जिस कोचिंग से पढ़ते हो, क्या आपको लगता है वो सफिशिएंट कंटेंट है जो आपको नोट सेट में आपको सिलेक्शन करवाएगा? आपका मन कह देगा कि वो नोट सफिशिएंट नहीं है जो आपने कहीं और से कर रखे हैं या आपने पहले कहीं से पढ़ रखे हैं। दिक्कत ये है कि दोबारा कोचिंग करने के लिए घर वाले पैसे नहीं देते, ना तुम्हें दोबारा कोचिंग करने की हिम्मत होती है। वो मैं समझ सकता हूँ, पर इतना तो आपको बेसिक समझ में आ ही गया कि वो नोट सफिशिएंट नहीं है। नॉर्थ सेट का लेवल अब बहुत आगे जा चुका है। नॉर्थ सेट का लेवल अब सिनेरियो बेस हो चुका है। अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि एनीमा का ट्यूब कितना अंदर डाला जाता है, कितने इंच का होता है, और हम जो IV स्टैंड है वो कितना ऊंचा टांगते हैं। अब ये जमाने गए, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं केस सिनेरियो के। वो आपको केस देगा और आपके डिसीजन पावर को चेक करेगा, आपके जजमेंट मेकिंग क्षमता को चेक करेगा कि आप में वो क्षमता है या नहीं। आप अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो अगर इमरजेंसी आ जाए, केस ऐसा बन जाए, तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे, डील कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे? ये चीज़ आपकी चेक की जाती है। तो अभी आपके बुद्धि में जो है वो इजाफा होगा। इसलिए रीज़न है कि रटने वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे और समझने वाले बच्चे चाहे पूरे दिन मस्ती करते हो वो जल्दी सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ के करते हैं। प्रॉब्लम बस यही है, प्रॉब्लम बस यही है कि आप पहले कहीं ना कहीं फंस चुके हो। अब वहाँ से निकलना, उस नोट्स को वापस से छोड़ना, वापस शुरुआत करना, ये थोड़ा हिम्मत का काम होता है। और जो बच्चे हिम्मत कर लेते हैं वो सही जगह लग जाते हैं। बाकी की चीज़ें चली रही हैं, मैं कर भी कर सकता हूँ इसको। सिलेक्शन वाला बैच मैंने बताया था ना, नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। चलिए बच्चे, समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। ये टेक्स्टोमी होता है, आपने देखा होगा, इस प्रकार से इसमें कैथेटर के द्वारा इंसर्ट कर दिया जाता है बिटवीन थर्ड। आप इसमें क्या करते हैं, ये जो आप इंसर्ट कर रहे हो इसको छोड़ देना। ये जो आप इंसर्ट कर रहे हो इसमें कन्फ्यूजन पैदा होगा, ये तो गूगल से लिया डायग्राम है। इस कैथेटर से आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, दैट इज फॉर द कंडीशन इज नॉन एज द विच वन इज टेक्स्टोमी, TTO कहते हैं इसको। अब TTO के बाद इसका क्वेश्चन बनता है जो आपको समझ में आएगा। फ्लो रेट कितना होता है? 1 से 3 लीटर पर मिनट भी हो सकता है, पर तू इतना जोर दे रहा है दिव्यांश, तुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुझे, मैं वही तो कह रहा हूँ, फ्लो रेट जानना तुझे जरूर इसलिए है कि तुझे सिर्फ डेटा पढ़ने में मजा आता है। मैंने कह दिया 1 से 3 लीटर होता है, तो उसको मान ले 1 से 3 लीटर होता है। अब तू उसको सोच के 1 से 3 लीटर होता है, होता है 1 से 4 भी होता हो। तो जब तेरे क्वेश्चन को इतना वेटेज नहीं मिल रहा तो बेटर ये है कि तू उस अगले क्वेश्चन पर जा जहाँ रेशनल बनता हो, न कि डेटा बनता हो। तो 5 बार तूने पूछा और मैंने 5 बार तेरे को आंसर दे दिया। ठीक है बच्चे? नवीन कुमार, तुझे सब अभी जानना है? 31,000 के आसपास हो गई सिलेक्शन वाले बैच की कीमत। ठीक है नवीन, शायद 38 या 31 में से एक होगी, आइडिया नहीं है, वो देख लेंगे अपन। 38 या 31 है, कन्फ्यूजन है। इन दोनों में से एक रहेगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बार इतनी रहेगी, चाहे एक पढ़े चाहे 1000 पढ़े, डजंट मैटर। जब नाचने गाने के पैसे दे सकते हो तो पढ़ने के तो दे ही सकते हो। बिल्कुल सूर्यांश। नहीं नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, इट्स नॉट, ये कोई जोक नहीं है। इन दोनों में से एक रहेगा, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ले लेगा।
क्वेश्चन आंसर करो। चलो, ए क्लाइंट रिसीविंग ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन सडनली डेवलप increased work of breathing and audible whistling from the catheter. What is the nurse first action? हाँ तो अभी आने तो अभी से मत पूछो उसके पैसे ना, फिर आप उसके पैसे अभी से मत पूछो ना, ठीक है? फिर जब आएगा तब देखेंगे। अब बताओ उसका, ठीक है? चलो बताओ आंसर। द क्लाइंट ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन सडनली डेवलप इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, मैंने कहा था ऑब्स्ट्रक्शन का निशान, इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, डिसैचुरेशन होने लगेगा, ऑडिबल विस्लिंग फ्रॉम द कैथेटर। व्हाट इज द नर्स एक्शन फर्स्ट? बताओ नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या फ्लो को बढ़ा देना चाहिए? क्या रिमूव और रिप्लेस करना चाहिए कैथेटर को? आपको असेस करना चाहिए कैथेटर म्यूकस प्लगिंग के लिए? ये सब बातें आपसे हो चुकी हैं। क्लियर है? फर्स्ट एक्शन क्या? चेक द ऑब्स्ट्रक्शन एंड क्लियर इट यूजिंग द क्लीनिंग रॉड। सबसे पहले आप असेस करिए कि म्यूकस प्लग है या नहीं है तो उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब आपने कहा 1 बाय 1 इंक्रीज फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन कर दीजिए। आप फ्लो रेट को बढ़ाने से ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं हटा सकते। आप फ्लो रेट को हटाने से ऑक्सीजन को नहीं बढ़ा फ्लो रेट को बढ़ाने से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हटा सकते, तो इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, रिमूव एंड रिप्लेस द कैथेटर। कैथेटर को रिमूव कर दीजिए। कैथेटर को रिमूव करना अभी प्रायोरिटी नहीं है, दैट इज नॉट द सेफ। और इसे रिमूव करने के लिए ट्रेंड व्यक्ति चाहिए होता है, आप सीधा से नहीं हटा सकते। और पहले हटाएं इंटरवेंशन से पहले, तो देख तो लो कि प्रॉब्लम क्या है। इंटरवेंशन शुड गो आफ्टर द असेसमेंट। पहले असेस करके देखो कि प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको लगे जरूरी है तो हटा देना बाद में। सक्शन ओरोफेरिंग डज नॉट क्लियर द ट्रेकियल कैथेटर। तो इसको ओरोफेरिंग्स को क्लियर करने से जो ट्रांसट्रेकियल कैथेटर है वो क्लियर नहीं होगा, तो इसका कोई यूज नहीं है करने का। जिसका यूज है वो आंसर सी है। क्लियर बच्चे? अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो चलो पोल करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई बात नहीं आरती, मेहनत करो, ठीक है, हो जाएगा इस बार। A nurse note that client has newly insert TTO catheter has mild bleeding around the insertion site। इसको mild bleeding हुई है जहाँ से इंसर्ट किया है। What is the priority nursing action? वो पूछ रहा है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा उस समय। रिमूव द कैथेटर एंड नोटिफाई प्रोवाइडर। ये कह रहा है कैथेटर को रिमूव करने से ब्लीडिंग और बढ़ेगी। आप ये समझिए कि जब आपने कैथेटर रिमूव कर दिया तो जो थोड़ा बहुत प्रेशर लग रहा था, सपोज करो ये साइट है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और यहाँ से आपने क्या डाला है? कैथेटर डाला है। अरे हाँ है ना, तो कैथेटर कुछ तो प्रेशर डाल रहा होगा ब्लीडिंग वाली साइट पे, तो ब्लीडिंग कुछ तो कम हो रही होगी। चाकू किसी में डाल देते हैं अंदर तो ब्लीडिंग कम होती है, चाकू निकाल देते हैं तो फवारे खुल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कैथेटर निकाल दिया तो ब्लीडिंग बढ़ेगी, इसलिए ये तो बेवकूफ़ी है। अच्छा किसी ने कर दी क्या बेवकूफ़ी है? हाँ वही तो 12% ने तो सर हम तो कर चुके। ये लाल बटन ये नहीं दबाना था, दबा दी लाल बटन। ये है प्रॉब्लम तुम्हारी, तुरंत लाल बटन दबाते हो। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ये कह रहा है कि हाँ होता ही है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग डॉक्यूमेंट करेंगे, मना नहीं है, पर डॉक्टर साहब खून निकल रहा है, थोड़ा तो इज्जत दे दो, खून है वो। लिख तो रहे हैं, हम माना तुम स्टाफ नर्स हो, तुम एसबीआई में काम नहीं करते हैं,
लंच के बाद आइएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा इंटरवेंशन कर दो, तनख्वाह लेते हो भैया, मना नहीं करा डॉक्यूमेंट में, करेंगे पर पहले थोड़ा बहुत इंटरवेंशन तो कर लें। तो ये हैं एसबीआई वाले, ये हैं 23% जो भविष्य में जाकर एसबीआई में काम करेंगे कि बोला पेपर कर रहे हैं, पेपर वर्क चल रहा है, रुक जाओ, हो जाएगी, खून बह रहे हैं तो खून को लंच के बाद आएंगे। तो ये 23% जाएंगे एसबीआई बैंक में। इंक्रीज फ्लो रेट, ये बढ़ा दो ऑक्सीजन, सर खून निकला बढ़ा दो, ये है 4%, ये कतई क्रांतिकारी है। अप्लाई जेंटल प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, प्रेशर लगाने से कम बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? माइल्ड ब्लीडिंग है, कहाँ लिखी है? एग्जाम में क्वेश्चन में लिखी हुई है, कहाँ है? ये रही, छोटी मोटी ब्लीडिंग प्रेशर लगाने से बंद हो जाती है, ऐसा तो आप भी जानते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं थी, मैं समझ गया तू एसबीआई वाली है। बहुत शानदार, हो गया आंसर, चलो परफेक्ट। एग्जाम प्रेप की जो टेस्ट सीरीज है फॉर टोटल नंबर ऑफ 100 टेस्ट, जो 200 टेस्ट हैं वो हैं फॉर नॉट से 10 से टेस्ट सीरीज है। तो याद रखिएगा 200 टेस्ट देने वाले हो, इसमें प्रीलिम्स भी कवर होगा, सब्जेक्ट वाइज भी कवर होगा और मेंस का भी कवर होगा। ये अनलॉक योर सक्सेस, स्टार्ट जर्नी टुडे, डाउनलोड द एग्जाम प्रेप एंड यू हैव वी गेट 200 टेस्ट। और एग्जाम प्रेप में जितने मार्क्स आते हैं आप यही मानो आपके प्री और मेंस में उतने मार्क्स आते हैं। तो याद रखिएगा ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी 100%। समझ आ रहा है? नॉर्थ साइड एग्जाम टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, आरआरबी, पीजीआई, एसजीपीजीआई, आरएमएल सबका पेपर होगा इसमें नॉर्थ साइड के अंदर। और दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपको इस बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलें। ऑफर ऑफर भाई साहब तुम्हारे ऑफर खत्म नहीं हो रहे। और बताओ सर और क्या? अगला पढ़ेंगे ऑरोफेरेंजियल। ज़्यादा तो नहीं हो गया है? कम कर दें थोड़ा सा? देखो मैं सोच रहा हूँ पूरा ही कर लेते हैं जितना हो सके, पूरा तो नहीं होगा, ऑक्सीजन लंबा समय लगता है और भाई को तो ज़्यादा समय लगता है। ऑरोफेरेंजियल एयरवे, तो मैंने कहा इसके बारे में क्या बता रहे हो? तो मैं ये भी तरीका ऑप्शन देने का, हाँ तो मैंने कहा किस में देते हैं? देखो बेटा कुछ चीज़ें जो आप समझिए, इसे अनकॉन्शियस पेशेंट में देते हैं, मैंने कहा ओके, इसमें देते हैं अनकॉन्शियस में, मैंने कहा और उसमें यूज करते हैं जिसमें गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। इसे उस अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज करते हैं जिसके अंदर गैग रिफ्लेक्स नहीं होता, उसके अंदर ऑरोफेरेंजियल पाथवे या एयरवे यूज किया जाता है। दोबारा बताओ किस पेशेंट में? अनकॉन्शियस में। और क्या शर्त है? गैग रिफ्लेक्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है। हाँ एग्जाम पर ठीक है बच्चे। हाँ नॉर्थ साइड 10 के लिए होगा और जितने भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है नेक्स्ट ईयर सबके लिए होगा नॉर्थ साइड, ये सिलेक्शन वाला बैच सारे एग्जाम के लिए होगा। ठीक है बच्चे। देख बेटा ये है ना सर, टॉपिक कंटिन्यू करूँ, ये तो मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। तुझे क्या लग रहा है? मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और तू टॉपिक फ्री में पढ़ लेगा यूट्यूब पे, तुझे ऐसा लग रहा है बिना समय को गंवाए? मेरे प्यारे बच्चा बालाजी महाराज, तेरा नाम अच्छा है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं भी बालाजी महाराज को ही मानता हूँ और तू भी। ठीक है बच्चे, इसलिए ना मुझे ऑर्डर मत दे, मैं वैसे ही मूड में रहता हूँ। ठीक है चलो वेरी गुड। नहीं नहीं गया नहीं, नाम अच्छा लगा इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं बच्चे को। तो मेरी मर्जी है, मैं जैसे मैं अपने पेज से पढ़ाने वाला आदमी, मैं मस्त मौला आदमी, मेरे मुझे थोड़ी सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, मेरे तो बड़े हुए हैं। नहीं बढ़े तो मैं तो ठीक है, इतने से काम चला रहा हूँ। मैं कौन सा यूट्यूब से नोट छापूंगा? मेरे को कोई मतलब नहीं पैसे यूट्यूब से आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरे को तो पता ही नहीं इसमें पैसे भी आते हैं। मैं एकदम चिल। तो मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, तुझे लग रहा है तो देख ले, नहीं तो निकल ले भैया। चलो ठीक है, चलो अब चलो। हाँ तो एक तो अनकॉन्शियस पेशेंट है, एक तो अनकॉन्शियस पेशेंट है और एक गैग रिफ्लेक्स इसमें एब्सेंट होता है, उनमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है चलो। सपना कुछ पूछ रही है मुझसे? अरे तुम पढ़ाने दो यार मेरे को। चलो ठीक है।
हाँ, अब आपने कहा सर कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो। कीप एयरवे ओपन बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम द ऑक्लूडिंग द फेरिंग्स। ये क्या करता है, कीप अपर वे एयर, ये ऑरोफेरिंग जो है वो अपर एयरवे को ओपन करने के लिए देते हैं। किसको ओपन करने के लिए? अपर एयरवे को ओपन करने के लिए इसको दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है सर, तो अपर एयरवे को ओपन क्यों कर रहे हो सर? जो जीभ है ना, अगर वो जीभ पीछे की तरफ चली जाती है तो फेरिंग्स को ब्लॉक कर देती है, इसलिए इसको यूज करते हैं कि फेरिंग्स ब्लॉक ना हो। तो फेरिंग्स क्या प्रॉब्लम, फेरिंग्स तो खाने में काम आती है ना बेटा ना, फेरिंग्स दोनों में काम आती है, सांस में भी और खांस में भी, सांस लेने में भी और ठांसने में भी। समझ में आ रहा है? खाने में और सांस लेने में दोनों में काम आती है फेरिंग्स, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ओपन रहे और जो टंग है वो उसको ब्लॉक ना करे। टंग किसे ब्लॉक ना करे बेटा? टंग ब्लॉक ना करे किसको? आंसर है फेरिंग्स को ब्लॉक ना करे, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। हिंदी में कहते हैं ना करे, इसलिए हम अपर एयरवे को ओपन करने के लिए ऑरोफेरिंजियल को यूज में लिया जाता है। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन 9 में क्वेश्चन आया था, हाँ बिल्कुल आया होगा, अच्छी बात है। आते और कहाँ से आएंगे, और कहाँ से आएंगे, सब इधर से आते हैं। अभी तो सब इंग्लिश में बैठे हैं, सब नापते कैसे हैं इसको? मैंने कहा देखो, कॉर्नर ऑफ माउथ टू द ईयर लोब, कॉर्नर ऑफ माउथ से ईयर लोब के बीच की दूरी होती है ऑरोफेरेंजियल एयरवे की। ऑरोफेरेंजियल एयरवे एग्जैक्ट इतना जितना ये पेन है, समझ रहा है तू एकदम? हाँ, कॉर्नर ऑफ माउथ से ईयर ऑफ लोब तक इसकी दूरी ली जाती है, उतना ही इस साइज का ऑरोफेरेंजियल लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे करते हैं समझिएगा, देखो एक बार आप देख लो, घबराओ मत, कोई बात नहीं। तो ये जो ऑरोफेरेंजियल है ये कैसे होगा, देखो बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। ये आपने देखा होगा, पर मैं आपको जो सिखाऊंगा वो नई चीज़ है। पहले देखो कि होता तो ऐसा ही है। मैंने कहा सर तो ये यूँ होता है, मैंने कहा ओहो तो कुंदा जैसा लग रहा है ये, मैंने कहा तो सर इसे कैसे करते हैं? अब वही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे करते हैं, ध्यान से सुन। जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो ये कुंदा सा जो है, ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, एयरवे का जो टिप है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो कर्व है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। इंसर्ट करते समय अब समझिए, इंसर्ट आप पीछे से इंसर्ट करते हो इसको तो ये यूं इंसर्ट होता है, अरे हाँ ना बच्चे? तो ये जो एयरवे वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ होता है यूं, और इसको ऐसे इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करते ही इसको 180 डिग्री पे घुमा देते हैं। किस पे घुमा देते हैं? 180 डिग्री पे। किस पे घुमा देते हैं? 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे देखो ये ऐसे है, अभी दिख रहा है, ये ऐसे है अभी, हाँ या ना? और जब इंसर्ट कर दिया तो ये ऐसे है, मतलब पूरा 180 डिग्री घूम गया। समझिए आप इस बात को, नहीं आ रहा क्या यार? अभी तो दिखाया मैं आपको, कितना घुमाना है? आपने कहा 180 डिग्री पर इसे रोटेट करते हैं। अब समझिए, जब आप इसे इंसर्ट कर रहे होते हैं तो एयर का जो पाइप, जो एयर जो पीस होता है वो ऊपर की तरफ होता है और आप इसे इस प्रकार इंसर्ट करते हैं, पर जैसे इंसर्ट हो जाता है इसको 180 डिग्री, जैसे अगर यूं है तो ये यूं हो जाएगा, अगर यूं है तो यूं हो जाएगा, अगर यूं होके यूं हो जाए तो 360 है, यूं है तो यूं हो गया तो कितना डिग्री हो गया? 180। देख ऐसे था, ऐसे हो जाए 90, ऐसे हो जाए 180, ऐसे हो जाए 270 और वापस ऐसे हो जाए 360। बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा? हाँ, तो देखिएगा किस प्रकार, वापस से मैं इसको हटा देता हूं तो ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार है। इसमें सब कुछ क्लियर है। इंसर्ट करते समय एयर वे टिप ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इंसर्ट जब हो जाए तो वो एयर टिप नीचे की तरफ होनी चाहिए। समझ आ रहा है ना? कौन सा है ये? ऑरोफेरेंजियल ट्यूब। कौन सा बच्चे? ऑरोफेरेंजियल ट्यूब। स्किन डैमेज हो गई तो, स्किन डैमेज हो गई तो किसकी स्किन डैमेज हो गई तो सुन, पेट है ना, सीजरियन सेक्शन मत करना, पेट कट गया तो, वैजाइनल डिलीवरी मत कराना, वैजाइनल टीयर हो गई तो, खाना मत खाना, एस्पिरेट कर गया तो, नहाना मत, बाथरूम में मर गया तो हाइपोथर्मिया से। नहीं, एक क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। क्या बुद्धि है रे तेरी शुतुरमुर्ग से? स्किन ब्रेक हो गई तो, यहाँ यहाँ मरने की नौबत आ गई है, इसको लिपस्टिक की सूझ रही है? यहाँ आदमी निपटने वाला है कि सर स्किन ब्रेक हो गई तो, अरे मरने वाला है, ये कोई शौक के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। बन तो गए तुम कंपाउंडर। कोई नहीं सर, साइज क्या होना चाहिए किसका? देखो देखो, साइज करेक्ट साइज होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑरोफेरेंजियल ट्यूब बहुत छोटा हुआ तो टंग पीछे की तरफ चली जाएगी, ईयर भी ब्लॉक हो जाएगा। देखो आपने कहा ठीक है, तो सर नापते कैसे हैं? दो तरीके हैं, एक तो मैंने बताया था ना, कॉर्नर ऑफ माउथ से ईयर लोब, या बीच में से, बीच में से यहाँ। अब देख, यहाँ से यहाँ एक तरीका, या यहाँ
यहां से यहां, दो तरीके हैं, या तो कॉर्नर से नापो तो ईयर लोब तक, सेंटर से नापो तो एंगल ऑफ जॉ तक। ये दूसरा वाला नया है, नहीं तुम बता दो, खाओ कसम हनुमान जी की, ये पहली बार सुन रहे हो ना। बीच में से मीजर करो तो एंगल ऑफ जॉ तक, किनारे से मीजर करो तो ईयर लोब तक। दो तरीके हैं, दोनों में दोनों सही है। आ रहा है कि नहीं आया समझ में? इतना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इतना तो पैसे में भी नहीं देते लोग, मैं फ्री में दे रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है? चलो और बताओ सर, और सुन, बात कर रहे थे हम साइज की ना। तो देख बेटा, अगर इसका साइज स्मॉल ले लिया या फिर आपने टू लार्ज ले लिया, तो या तो बहुत छोटा ले लिया जाए या बहुत बड़ा ले लिया जाए ओरोफेरेंजियल ट्यूब का साइज। अगर बहुत छोटा ले लिया तो टंग पुश बैक, टंग जो है वो बैक की तरफ जाएगी, अरे हाँ या ना, और इससे जो एयर वे है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। अगर छोटा लिया है तो, बड़ा लिया है तो इतने बड़े की तो आदत इसको है नहीं, तो या तो क्या हो जाएगा ट्रॉमा, और या होगा इनफेक्टिव प्लेसमेंट, या वो जाएगा ही नहीं, इनफेक्टिव प्लेसमेंट। तो दोनों के नुकसान हैं, तो ना बहुत छोटा लेना ना बहुत बड़ा, आइडियल साइज का होना चाहिए। चलिए बच्चे, चलो इंसर्शन टेक्निक देखते हैं, इसे इंसर्ट कैसे करते हैं सर, इंसर्शन टेक्निक। अब पता क्या होगा, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, फिर कोई 4-5 लोग आएंगे और जो कहेंगे कोई नहीं बताता इस बारे में, कोई नहीं बताता इस बारे में, क्योंकि तुम क्लास देखते तो हो नहीं ध्यान से मेरी। इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। देखो यूट्यूब पे रोज़ तो आपको आके बोलता नहीं है आपसे, कुछ कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं आपको, कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब देखोगे लगेगा नहीं है, क्योंकि तुम भूल चुके होंगे कि कभी पढ़ाई थी पीडिया वाले ने, या फिर तुमने एक क्लास मिस कर दी होगी और मैंने क्लास प्राइवेट कर दी होगी। नहीं तो 200 के 200 क्वेश्चन की गारंटी, 100 प्री के और 160 260 क्वेश्चन की गारंटी है, इसमें से बाहर कुछ नहीं जाता। इंसर्शन टेक्निक देखते हैं, है ना बच्चे? ओके, इंसर्शन टेक्निक में क्या होता है कि ये जो एडल्ट होता है, एडल्ट के अंदर हम लोग 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, मैंने बताया था ना। ये जो रोटेशन है ये एडल्ट में होता है, अरे हाँ है ना। पीडियाट्रिक के अंदर हम घुमाते नहीं हैं, हम बहुत सीधे सब्जेक्ट वाले लोग हैं, हम 180 डिग्री पर रोटेट नहीं करते। हम टंग डिप्रेसर यूज करते हैं टू होल्ड टंग डाउन, हम टंग को डाउन करने के लिए टंग डिप्रेसर यूज करते हैं, पर 180 पे से नहीं घुमाते। तो हम टंग डिप्रेसर यूज करेंगे, ना कि इसको 180 पे घुमाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो हम इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं बिना घुमाए, हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं इसको बिना घुमाए। बच्चों में, एडल्ट में हम लोग 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। अरे तू जा रविकांत, अब कुछ सुन लेगा मेरे से। काजू सर, तो मास्टर कब बन गया? छोड़ो, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मेरे को कहते हैं ना किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो फिर और लगता है, तो मैं नहीं चाहता किसी के लिए। और ये बच्चे कलेक्ट करवाते हैं, वो मास्टर कलेक्ट नहीं करवाता, ये ऐसा ना, ऐसे जैसे आता ना, ये बिगड़े हुए डीएनए के, ये करवाते हैं प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ कमेंट में आके बकवास करते हैं। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे उस पर रिएक्ट करना पड़ता है, मैं वैसा इंसान हूँ नहीं कि मैं रिएक्ट नहीं करूँ, मेरी आदत है, उसमें मेरा टाइम भी जाता है, और फिर उसमें किसी के लिए कुछ बोल देता हूँ तो मुझे बाद में और लगता है कि मैंने क्यों बोला किसी के लिए। चलें, ओके, और बताओ सर, प्लेसमेंट के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर हमने प्लेसमेंट कर दिया तो इसके बाद मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पोस्ट प्लेसेंटल मतलब पोस्ट प्लेसमेंट, सॉरी, पोस्ट प्लेसमेंट में मुझे क्या करना चाहिए? चेस्ट को देखना है कि रेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है आपको। मैंने कहा ठीक है। ब्रेथ की साउंड चेक करनी है कि सांसें प्रॉपर हैं या नहीं, और हैं तो साउंड कैसी आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। जरूरत पड़ रही है तो सक्सनिंग करके देख लिए, नहीं जरूरत पड़ रही तो मत करिए, अरे हाँ या ना। अगर गैग रिफ्लेक्स रिटर्न हो जाए,
मतलब पेशेंट धीरे धीरे होश में आने लगे, तुरंत रिमूव कर दीजिएगा ऑरोफेरेंजियल एयरवे को। तो ये 5 स्टार। अगर गैग रिफ्लेक्स आ जाए तो तुरंत इसे हटा दीजिएगा। तो इसकी शर्त थी कि अनकॉन्शियस होना चाहिए, अनकॉन्शियस होना चाहिए और गैग रिफ्लेक्स नहीं होना चाहिए। सगुन कुमार सैनी, गॉड ब्लेस यू बच्चे। अभी है ना, ऐसे ही करूंगा ना तो आर पार हो जाएगा तेरे। तो यहाँ क्या करना है, तो मुझे पता क्या होता है सर, वो बेस्ट है तो मेरे पास क्या कर रहा है। मेरे पास तो इसलिए है कि तू भी जानता है कि सिलेक्शन मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है अमन, क्योंकि देख सिलेक्शन करवाने वाला व्यक्ति एक ही है। तो इसलिए यहाँ आया ही बोलने के लिए कि तुझे पता है, तुझे यहाँ अटेंशन मिल जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई पक्का करूंगा। और तुझे पता है कि तुझे सिलेक्शन नहीं कराऊंगा, पर तू फोटो बांधेगा, पर इसलिए तेरा सिलेक्शन इस जन्म तो नहीं होगा। ठीक है अमन, बाकी मुझे पता नहीं शर्मा है वर्मा है या फरमा है, पर इस साल तो नहीं हो तेरा। तेरा सिलेक्शन होगा 2029 में, मोदी जी जब जाएंगे या आएंगे तब होगा तेरा सिलेक्शन अमन। तो जब तक तू उनसे पढ़ता रहे जो मस्त पढ़ा रहे, जैसे ही मुक्ति मिल जाए इधर आ जाइए 2029 में। ठीक है, सगुन गॉड ब्लेस यू बच्चे। हाँ, टेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है लोगों को। गॉड ब्लेस यू अंकुर। सर अब तो उसकी प्राइवेट से पेंशन उठाने की उम्र हो जाएगी। तो प्राइवेट ही करेगा ये। तुझे क्या लग रहा है सरकारी नौकरी लिखी है किस्मत में? ना रे, अमन की किस्मत में 29 में आएगा सीएचओ। वो अमन क्लियर करेगा और फोटो देगा यूं मुंह छो में यहाँ तक, दाढ़ी पूरी सफेद, और यूं फोटो देगा उसी कोचिंग में। ठीक है, चलो समझ आया कि नहीं आया, देखते हैं आया कि नहीं आया। चलो क्वेश्चन करो। और वो फेरेंजियल समझ आया कि नहीं आया देख लेते हैं। सगुन कुमारी सैनी, आपके जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में। गॉड ब्लेस यू बच्चे। नर्सिंग ऑफिसर, गॉड ब्लेस यू बेटा। इस क्लास को बनाने में 1 वीक लग गया मेरे को, और तुम्हें ये लगता है कि कंटेंट राइटर से किताब लिखवा के ले आए। इतना आसानी से नहीं बनती क्लास बेटा, बहुत मेहनत है। द नर्स इंसर्ट द ओरोफेरेंजियल एयरवे एंड नोटिस द क्लाइंट begins gagging and coughing. What is the priority action? What is the priority action? क्या प्रायोरिटी एक्शन है? द नर्स इंसर्ट ओपीए, ओपीए इंसर्ट किया, द क्लाइंट बिगिन गैगिंग, और क्लाइंट को गैगिंग हो गई। ओहो, गैग रिफ्लेक्स नहीं होना चाहिए था। अब क्या करें बताओ फटाफट। मैंने कहा था तुमसे, अभी चिल्ला के नहीं आओगे, सुनो गैग रिफ्लेक्स आ जाए ना तो हटा देना, अभी बताया था मैंने। सर ए नहीं है क्या, एनकरेज क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ, लंबी लंबी सांसें लो। लंबी लंबी सांसें लेने से गैगिंग कहीं नहीं जाएगी, गैगिंग रहेगी। तो तुम गैग के लंबी लंबी सांसें लेने से गैगिंग नहीं चली जाए, गैग रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी किसमें, ओपीए में। इसलिए लंबी सांसों से कुछ नहीं होगा। ओपीए विद टेप से टेप को मजबूत कर दो। तुम मंदबुद्धि में निकालने के जुगाड़ में हूँ, तू फेविकॉल लगवा रहा है इसमें, एकदम पक्का कर दो निकल नहीं जाए। अरे भैया निकालनी है, गैग रिफ्लेक्स के बाद ओरोफेरेंजियल एयरवे को नहीं रखते, निकालते हैं। तू मजबूत, इतना मजबूत काम मत करो। रे इंसर्ट एक बार निकाल के फिर लगा दो, नहीं। गैग रिफ्लेक्स आने के बाद ना तो इसको रखते हैं ना इंसर्ट करते हैं, निकालते हैं, यही तरीका है बस। Remove airway immediately. Gagging and coughing indicate oropharyngeal airway stimulate the intact gag reflex, meaning that not appropriate candidate for the OPA. इसका मतलब ये appropriate नहीं है, वॉमिटिंग हो सकती है, एस्पिरेट कर सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, इसलिए हम लोग गैग रिफ्लेक्स के बाद ओपीए यूज नहीं करते। कितनी बार बोलूं मैं ये सेंटेंस? पुष्पेंद्र यादव, गॉड ब्लेस यू बच्चे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे जरा फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो सारे बच्चे। बताओ।
आफ्टर इंसर्टिंग द ओपी अनकॉन्शियस ट्रॉमा क्लाइंट द नर्स नोट डिक्रीज चेस्ट राइज स्नोरिंग परसेंट। तो चेस्ट जो है वो बढ़ तो रहा है पर उतना ऊपर नहीं आ रहा और स्नोरिंग आ रही है, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ज़्यादा नहीं है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? सबसे पहले नर्स को क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है वो ना, बताइए फटाफट। बिगिन बैग बाल्व मास्क वेंटिलेशन, ये कह रहा है ये वाला स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव एयर वे जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम जो एफर्ट ले रहे हैं उसके बाद भी चेस्ट रेज नहीं हो रहा, स्नोरिंग आ रही है, तो एक बार आप ऑब्स्ट्रक्शन को चेक कर लीजिए। इसमें पहले असेसमेंट कर लेना, मैं बदलना या दूसरा मेथड यूज करना वो इतना बेटर नहीं है ऑप्शन, जितना बेटर ये है कि एयर वे के ऑब्स्ट्रक्शन को चेक किया जाए। किसको चेक किया जाए? एयर वे के ऑब्स्ट्रक्शन को चेक किया जाए। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, अगला कौन सा है? इंसर्ट इन नेजो फेरेंजियल एयर स्टडी कर रहा है, बदल दीजिए, ओरो फेरेंजियल की जगह नेजो फेरेंज डाल दीजिए। ये बात सच है कि जिनको ओरो फेरेंजियल एडजस्ट नहीं होता, टॉलरेट नहीं होता, उनको एनपीए करते हैं, नेजो फेरिंग्स करते हैं, ये सच है। पर ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, पर ये सच है। ठीक है, अगला क्या है? रिमूव द एयर वे एंड रिप्लेस विद द स्मॉलर वन। ये कह रहा है इसको हटा दीजिए, छोटा वाला लगा दीजिए। छोटा वाला आप लगा देंगे तो टंग वापस से ब्लॉक कर देगी फेरिंग्स को। एक बार आप पहले ये देख लेते कि ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कंपेयर टू ये देखने के लिए कि साइज छोटा या साइज बड़ा है। तो साइज का फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन का फर्क पड़ेगा। इसलिए रिपोजिशन द हेड यूजिंग द जॉ थ्रस्ट, दिस रीओपन द एयर वे व्हाइल प्रोटेक्टिंग द सर्वाइकल स्पाइन। इसलिए आप इस मेथड को यूज करके ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर सकते हैं। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी। बुद्धि प्रकाश बिश्नोई, प्रणाम सर, आपकी वजह से मैं एक अच्छी जगह पर हूँ। आपके द्वारा यूट्यूब पर देखी क्लास और उनके नोट से मुझे बहुत मदद मिली, दिल से शुक्रिया आपकी मेहनत, गॉड ब्लेस यू बच्चे। एंड माई मेन पर्पज हेयर टू गिव कंटेंट, दैट्स वाई बिकॉज आई नीड समवन वेयर इज नीड माई कंटेंट, नीड माई थॉट, नीड माई नॉलेज टू क्लियर द एग्जाम। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ कि मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा डिलीवर करूँगा जो एग्जाम में मदद करेगा। और आपको ये लग रहा है ये क्लास मैं ऐसे ले रहा हूँ, तो ये मैंने किसी कंटेंट राइटर से नहीं लिखवाई है। आपको अच्छे से पता है जीएनए में कोई कंटेंट राइटर नहीं है, ये मैं खुद मेरा कंटेंट तैयार करके लाता हूँ। क्वेश्चन से ही करता हूँ कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए आपको, चीज़ें वो बेटर है। ठीक है, और कोई पर्पज़ नहीं इसके पीछे। तो बच्चे ये हो गया। अब है ना मैं थोड़ी चीज़ आपको और बता देता हूँ। एक ऑक्सीजन के बारे में और कुछ तो है, एक चीज़ वो और है ना, कौन सा है? ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ, पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। टाइम हो रहा है वैसे, अगर अगली क्लास में बताऊँ? नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा, ठीक है। मुझे कुछ पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में कुछ चीज़ें बतानी थी, पर वो नेक्स्ट क्लास में फिर कभी जब आएंगे ना तब बता देंगे ना।